मापांक यंत्र। अब अपन बात करेंगे मापांक यंत्र में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। पहले ये ध्यान होना तो जरूरी है, क्या क्या पढ़ेंगे बताओ। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एसी व डीसी ब्रिज, दो टॉपिक है एक साथ। मतलब अपन प्रतिरोध का मापन, प्रेरक का मापन, प्रेरकत्व का मापन, मापने के लिए कौन कौन से ब्रिज अपन काम में लेते हैं। तो आज अपना जो होगा मेनली जो टॉपिक होगा वो होगा अपना डीसी ब्रिज। क्या होगा? डीसी ब्रिज। अब पहले ये बताओ ब्रिज का मतलब क्या होता है? हैं? वेरी गुड। जिसमें सामान्यतः कितनी भुजाएं होती है? 4 भुजाएं होती है। जब अपन आते हैं मेनली ब्रिज होता है एसी में, यहां पे तो वैसे ही अपन ने नाम दे दिया डीसी ब्रिज। क्या काम आता है? प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र। क्या काम होता है? प्रतिरोध को मापने वाला ब्रिज। तो किसको मापने के काम आता है? प्रतिरोध। अब देखता हूं प्रतिरोध किस किस को आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले अपन ने पढ़ना तो स्टार्ट कर दिया प्रतिरोध। प्रतिरोध होता क्या है देखता हूं किसको आता है। जो लास्ट में बैठे थे ना, अब हाथ खड़े करो। प्रतिरोध को क्या लिखेंगे? मापने वाला यंत्र। क्या कहलाएगा? डीसी ब्रिज। क्या होता है प्रतिरोध बता दो? धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, वो प्रतिरोध होता है। क्या होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला? V बराबर आई आर। V प्रतिरोध होता है, V बटा I, ये होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला। क्या होता है प्रतिरोध का फॉर्मूला? R बराबर रो एल बटा ए। वहां से अपन लिखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट क्या होगा? प्रतिरोध के क्या क्या गुण होते हैं, क्या लिखेंगे अपन? क्योंकि अपन जो भी प्रतिरोध काम में लेते हैं क्या क्या उसके गुण होने जरूरी है। क्या होते हैं बताओ? पहला प्रतिरोध का गुण, ये तो सबको पता है, तापमान के आधार पर प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक अपना पीटीसी और दूसरा अपना एनटीसी। ठीक है ना? पीटीसी होती है सारी की सारी धातुएं और एनटीसी होते हैं अपने सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। हमेशा एक ही वर्ड याद रखो, सारे याद रखें। क्या क्या गुण होने जरूरी है देखो। पहला, प्रतिरोध की हमेशा कंडक्टिविटी क्या होनी जरूरी है? बोलो। प्रतिरोध तार की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मात्रक क्या होता है? जोर से बोलो। महो प्रति मीटर। क्या होनी जरूरी है? जब कंडक्टिविटी अधिक होगी तो रजिस्टिविटी क्या होनी जरूरी है? दूसरा, ये इसका मैंने नहीं लिखा है, ये पॉइंट मैंने लिखा है मेरे सेकंड पॉइंट के लिए। प्रतिरोध जो भी वायर अपन काम में लेते हैं ना, उसका ताप गुणक हमेशा क्या होना जरूरी है? कम से कम। मैं इस पॉइंट के लिए ये पॉइंट लिख रहा हूं, बाकी ये कोई पॉइंट यहां पर काम का नहीं है। क्या लिखेंगे? प्रतिरोध का क्या? ताप गुणक। याद है ताप गुणक क्या होता है? क्योंकि अपन मापांक यंत्रों में जब बात करेंगे ना, ऐसे प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे जो तापमान के ऊपर कम से कम निर्भर करता है। तो क्या होना जरूरी है प्रतिरोध का ताप गुणक? निम्न। तो याद रखना, मापांक यंत्रों में हमेशा वही वायर काम में लेंगे जिसका ताप गुणक क्या होता है, और सबसे कम ताप गुणक किसका होता है? इसी कारण मापांक यंत्रों में कह देना जब भी प्रतिरोध तो हमेशा कौन सा होगा? मैग्नीन होगा। अगर मैग्नीन ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड कहां पे जाएंगे अपन? यूरेका की तरफ। बट फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा मैग्नीन को देंगे। ठीक है ना? सिर्फ ये एक पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट अपने मेजरमेंट के लिए, बाकी लिख दो आपको जो पता है। क्या होना जरूरी है? और सस्ता वह क्या होना जरूरी है? सरलता से उपलब्ध होना जरूरी है। और क्या? और लिख दो भली सारे पॉइंट, क्या क्या लिख सकते हो? है यांत्रिक रूप से मजबूत होना जरूरी है, लेकिन कोई अपने आप अपन ऑप्शन देके अपन क्या कर देंगे? सही कर देंगे। अब अपन मेन पॉइंट है कि प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं। तो कौन बताएगा प्रतिरोध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो एक बार इसको नोट करो, फिर अपना टॉपिक आज का स्टार्ट हो रहा है प्रतिरोध। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक नंबर यहां से फिक्स करके जाओगे आप।
हो गया। अब आ जाओ अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करें। ये तो ठीक है, सिंपल सी बातें लिख दी अपन ने, ठीक है ना। ये बात एक जरूर याद रखना कि प्रतिरोध का ताप गुणक डॉट डॉट, तो क्या होना जरूरी है, निम्न। ताप गुणक होता क्या है आपको पता लग गया है। अपना मेन पॉइंट अब से स्टार्ट हो रहा है, प्रतिरोध का वर्गीकरण, उसके उपयोग और मान के अनुसार प्रतिरोध का वर्गीकरण। अब अपन एक एक करके इसमें पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं वे प्रतिरोध जिसका मान क्या होता है, कम होता है, निम्न होता है, उसे क्या कहेंगे अपन, निम्न प्रतिरोध। तो एक बार यहां पर देखोगे, अब लिखने का काम बंद करो, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा आपको। पहला कौन सा है, निम्न प्रतिरोध, या इसी को अपन कहते हैं लो रेजिस्टेंस। यहां से दो क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो इसको मापने के लिए किसका प्रयोग अपन करते हैं, अगर लो रेजिस्टेंस है तो उसको मापने के लिए कौन सा प्रयोग अपन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सामान्यतः अपन प्रतिरोध मापना है तो इतना कम है तो क्या मल्टीमीटर माप लेगा, नहीं, मल्टीमीटर मापेगा नहीं। क्यों नहीं मापेगा, क्योंकि मल्टीमीटर में मापने के लिए आपने देखा होगा जिसमें दो लीड होती है, एक ब्लैक कलर की, एक रेड कलर की। इसको पहले अपन जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते, तो यहां पर इन लीड का भी वायर तो प्रतिरोध तो होगा, तो उसका भी साथ में और इंक्लूड हो जाएगा। इसी कारण इसका मापन के लिए कभी भी अपन क्या नहीं ले सकते हैं, मल्टीमीटर काम में नहीं ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निम्न प्रतिरोध होते कौन से हैं। तो यहां पर लिखो स्टार करके, वे प्रतिरोध जिसका मान क्या होता है, 1 ओम से कम होता है। समझ जाओगे, मैंने देखो आर का मतलब क्या है, प्रतिरोध, और मान कितना होता है, तो यहां पर लिख दो प्रतिरोध का जो मान होता है वो 1 ओम से भी क्या होता है, ऐसे के ऐसे लाइन पूछ रखी है। वहां पर लिखा था 1 ओम से कम, 1 ओम से अधिक या 10 ओम से अधिक, तो क्या होगा, निम्न प्रतिरोध का मान हमेशा 1 ओम से भी क्या होता है, कम होता है। अब 1 ओम से कम का मतलब आप सब लोग समझ गए। जब 1 ओम से कम है तो बताओ इसका उपयोग अपन ऐसे प्रतिरोध का उपयोग कहां पर करते हैं। तो यहां पर एक और पॉइंट जो आपके मशीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है, पढ़ा कभी आपने, वहां पर अपन लिखते हैं 1 ओम से कम, लिखते हैं नहीं लिखते। इसका मतलब इसका उपयोग अपन करते हैं वाइंडिंग और वायरिंग में। कहां पर, याद रखना, बहुत बार पूछ रखा, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध सदैव 1 ओम से क्या होता है, कम होता है। ये भी आपको यहां पर नोट में लिख दूंगा। तो इस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग अपन कहां पर करते हैं, एक तो वाइंडिंग में और दूसरा अपन करते हैं वायरिंग में। अब इसके नीचे पॉइंट लिख दो जो अपने एग्जाम का है, वो है ये, जब वाइंडिंग की बात आती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग। होती है नहीं होती है, कहां पर करते हैं, डीसी मशीनों में, देखता हूं पढ़ा है ना थोड़ा बहुत कभी। तो यहां पर अपन एक पॉइंट लिखते हैं नोट के अंदर, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। तो क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग का ये एक मशीनों का घूमने वाला भाग होता है, और कौन सी मशीनों का, डीसी मशीनों का। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, 1 ओम से कम होता है। ये देखो एग्जाम में मशीनों का क्वेश्चन भी यहां से बन रहा है, क्या होता है हमेशा, 1 ओम से कम होता है। अब आर्मेचर के बारे में थोड़ा बहुत कौन कौन जानता है आप में से, आपको बता दो, आर्मेचर में अपन 2 प्रकार की वाइंडिंग करते हैं, एक करते हैं लेप और एक करते हैं वेव। दोनों की क्या खासियत होती है, दोनों को कैसे करते हैं, वो वाइंडिंग में पढ़ते रहना। नेक्स्ट, तीसरी बात करूं, इसको या इस प्रकार के प्रतिरोध में कितने टर्मिनल होते हैं, वेरी गुड, या इसका सिंबल क्या होता है। तो सामान्यतः जो अपन प्रतिरोध बनाते हैं ना, वो हमेशा मध्यम प्रतिरोध होता है। इसमें कितने टर्मिनल होते हैं आपके, 4 टर्मिनल। कितने टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल होते हैं। कैसे होते हैं, तो देखो यहां पर अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। पहले देखो, आप सबको पता है प्रतिरोध क्या है, कम, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न होंगे वो क्या होंगे, इसमें कम होंगे। अर्थात इसका अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊंगा तो सिंपली इस प्रकार से, ये अब इस प्रतिरोध को मापना है तो डायरेक्ट अपन मल्टीमीटर नापेंगे तब तो यहां पे रखेंगे, तो उससे तो सही आएगा नहीं। तो अपन इसमें कितने टर्मिनल देंगे, 2, और ये 2 टर्मिनल क्या करते हैं, जिस यंत्र के द्वारा भी मापते हैं उस यंत्र के लीड के प्रतिरोध को क्या करते हैं, शून्य करते हैं। क्या बोला, हर प्रतिरोध में 2 तो टर्मिनल होते हैं, इसमें 2 एक्स्ट्रा देते हैं। उन एक्स्ट्रा का कार्य यह होता है कि हर किसी भी मीटर के द्वारा प्रतिरोध मापेंगे तो वायर तो जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, उस वायर के प्रतिरोध को क्या करते हैं, ये शून्य करते हैं, ताकि वास्तव में इसका ही प्रतिरोध आपके सामने आ जाए। आगे आओ, नेक्स्ट और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्रतिरोध मापने के लिए
कौन सा ब्रिज अपन काम में लेते हैं? तो यह लिख दूं मैं यहां पर, मापन विद्या, जो हर एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कर दोगे? स्टार। किसके ऊपर? मापन विद्या। इसको अगर मापना है तो अपन सामान्यतः दो प्रकार के उपकरण काम में लेते हैं। एक तो आपके होगा, क्या होगा? देखो यहां पे आपको ऐसे भी पता लग जाएगा, केल्विन ब्रिज। ब्रिज होता है उसमें सामान्यतः प्रतिरोध में दो भुजाएं बांधते हैं, और डबल का मतलब क्या हुआ? 4। तो इस ब्रिज का नाम क्या है? केल्विन डबल ब्रिज। तो बताओ केल्विन डबल ब्रिज किसको मापने के लिए काम में लेते हैं? निम्न प्रतिरोध, जिसका मान 1 से कम होता है। या अगर ये ऑप्शन में नहीं है, वैसे ये हर क्वेश्चन के ऑप्शन में होगा। प्रतिरोध का क्वेश्चन आएगा और मापन विधि आएगी तो 100% होगा। अगर फिर भी नहीं है तो फिर सेकंड अपन ऑप्शन किसको देंगे? बोलो। पोटेंशियोमीटर। देखा होगा 12th में, जो क्या करता है? निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए काम में लेते हैं। बस इसका एक और पॉइंट याद रखो, पोटेंशियोमीटर में टर्मिनल कितने होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। ये और एक्स्ट्रा से आपको पूछ रखा है। अब एक बार पूरा वापस देखो। सबसे पहला प्रतिरोध कौन सा है अपना? निम्न प्रतिरोध। दो बातें तो हमेशा याद रखना, ये वाली और ये वाली। निम्न प्रतिरोध का मान कितना होता है? 1 ओम से भी कम। ये कम लिखा हुआ, 1 ओम से भी कम होता है। इसी कारण इसका उपयोग अपन वाइंडिंग और वायरिंग में करते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध तो 1 ओम से भी कम होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, इसे मापने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? केल्विन डबल ब्रिज विधि। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड जाओ कहां पर? पोटेंशियोमीटर पर। नहीं तो सही क्या करोगे? केल्विन डबल ब्रिज लिखो। ये कौन है? शिवम कुमार कह रहे हैं लेफ्ट की जगह राइट थंब लग गया है फॉर्म में, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बैठे आराम से आप। मैं कह रहा हूँ फालतू आप तैयारी करे हो, घर वालों के पैसे वेस्ट करे हो। आपको जब राइट और लेफ्ट थंब में भी पता नहीं है तो एग्जाम में क्या आपने क्यों घर वालों के पैसे वेस्ट करे हो आप? ठीक है ना। जब आप देखो अपने जिंदगी का एक काम करने जा रहे हो और वो भी आपसे आधा घंटा सही बैठकर फॉर्म नहीं भरा जाता है, तो खेतों में मजदूरी करो, फायदे में रहोगे। क्यों माँ बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हो? मतलब फॉर्म भरे हो आप, आधा घंटा साइलेंट होकर फॉर्म सही तरीके से नहीं भर सकते हो। अब क्या करें? कुछ नहीं करना, आप कहीं नहीं जा सकते हो आगे। ऐसी भी गलतियां होती है फॉर्म भरते हुए आपसे। बैठो आराम से घर पर। और अब ऐसा कोई अगर कमेंट करेगा तो उसको परमानेंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ध्यान रख लेना। ठीक है ना। कोई डाउट है तो पूछते रहो, नहीं तो फिर आराम से यहां पर ध्यान रखो। हो गए सबके? नेक्स्ट लिखो दूसरा, मध्यम प्रतिरोध। दूसरा अपना कौन सा है? मध्यम प्रतिरोध। जो इंपॉर्टेंट विद्या है जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं वो अपन पूरा करेंगे भी। मध्यम प्रतिरोध, जैसे अपन कहते हैं मीडियम
रेजिस्टेंस। अब एक बार वापस लिखना बंद करो और यहां पर देखो क्या होता है मीडियम रेजिस्टेंस, वे प्रतिरोध जिसका मान, और सामान्यतः जो अपन विद्युत सर्किट में या कहा जहां पर भी काम में लेते हैं वो हमेशा मीडियम प्रतिरोध ही होते हैं। देखा नहीं उसमें दो टर्मिनल होते हैं अपने। तो पहले बात करते हैं इसका परास कितना होता है। परास कह दो या मान कह दो एक ही बात है। तो ये प्रतिरोध होते हैं जिनका मान होता है कितने, 1 ओम से लेकर, वेरी गुड, 2-3 बार ये क्वेश्चन लगातार पूछा हुआ है। 1 ओम से तो क्या होता है बड़ा, और 10 की घात 5 ओम से क्या होगा छोटा, या 10 की घात 5 को ही अपन क्या लिख सकते हैं, तो इसका एक और कभी कभार ये आएगा या ये नहीं आएगा तो ये भी आ सकता है। 1 ओम से लेकर इसका मान होता है 100 किलो ओम तक होता है, क्योंकि 10 की घात 3 को क्या लिखेंगे अपन किलो, और पीछे कितने जीरो रहे 2, तो 100 हो गया। तो 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक का प्रतिरोध होता है। आपको पता हो तो मल्टीमीटर अपना इसी प्रास में प्रतिरोध मापता है, लगभग 200 किलो ओम के प्रास में। नेक्स्ट बात करते हैं, बताओ इस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग अपन कहां पर करते हैं। तो सामान्यतः जो अपने इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझ गए ना, बीजेटी, एफईटी, डायोड, एससीआर, जो भी, वहां पर उनका जो प्रतिरोध अपन मानते हैं वो इसी प्रास में मानते हैं। तो लिख दो दूसरा पॉइंट, इस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग अपन करते हैं कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक वह इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ गए आप, वह इलेक्ट्रिकल परिपथ में। लिखो तो लिख दो, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो लिख देना। बीजेटी, एफईटी, डायोड, एससीआर सबका प्रतिरोध सामान्यतः इस प्रास में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कितने टर्मिनल है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार डालो। मापने की विधियां कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मापन विधियां। एक तो सबको पता है कौन सी, व्हाइटस्टोन ब्रिज, जो सबसे ज्यादा काम में भी आती है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। तो एक विधि कौन सी है, व्हाइटस्टोन ब्रिज विधि। और बताओ कौन सी विधि, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, और निम्न में से कौन सी विधि मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए उपयोग नहीं की जाती है। तो पहली कौन सी है, व्हाइटस्टोन ब्रिज विधि। दूसरी विधि है उसका नाम है, बोलो, वोल्टमीटर अमीटर विधि। मतलब क्या होगा इसके आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आप क्या लगाओगे, ये प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध पर एक तो वोल्टमीटर जोड़ दोगे, एक क्या जोड़ दोगे, अमीटर। वोल्टमीटर क्या देगा वोल्टेज, अमीटर क्या दे देगा धारा। वोल्टेज आपके पास है, धारा आपके पास है, तो अपन जानते हैं प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V/I, निकाल दोगे। नेक्स्ट तीसरा मेथड कौन सा है, ओम मीटर। कौन सा तीसरा, ओम मीटर विधि। ये भी कहां पर काम में आती है, मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए, ओम मीटर विधि। नेक्स्ट और बताओ, 3 हो गई। नेक्स्ट चौथी 2 और जिनका केवल नाम याद रखना आपको, एक हो सकती कौन सी, प्रतिस्थापन विधि, और एक हो सकती है आपके कैरी फॉस्टर ब्रिज विधि। ये टोटल कितनी है, 5 मेथड, जो किसको मापने के लिए, किसको मापने के लिए, मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए अपन काम में लेते हैं। वापस देखो एक बार, अब इसमें से ये ऊपर वाली तीनों के बारे में थोड़ा बहुत अपन पढ़ेंगे भी कि क्या क्या क्वेश्चन आ रखे आपके एग्जाम में। तो एक तो क्या है, मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए कितनी विधियां, 2 पहले हो गई, 5 अब आ गई, टोटल कितनी होगी 7। टोटल लगभग 20 एक मेथड है अलग अलग जिसके नाम याद रखने आपको, टोटल हो गए 7। वापस देखो, मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए एक सबसे बेस्ट विधि, लिख दो भले इसके सामने, सबसे बेस्ट विधि मध्यम प्रतिरोध को मापने की कौन सी होती है, सबसे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ रखा है, सबसे बेस्ट विधि, सबसे एक्यूरेट विधि कौन सी होती है, व्हाइटस्टोन ब्रिज विधि। ये तो आपने प्रतिरोध में पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। दूसरी होती है वोल्टमीटर अमीटर विधि, तीसरी होती है ओम मीटर, चौथी होती है प्रतिस्थापन, और लास्ट होती है कैरी फॉस्टर। नोट करो इसको। हाँ सही बात है, 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम तक इसका मान होता है।
ब्रिज विधि। हो गया, आराम से करो। हो गया अब तो। अब इसमें कुछ सिंपल सिंपल है, इसमें से अंदर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो सबसे पहले डालो व्हाइट स्टोन। मेरे ख्याल से ये आपने पढ़ा भी होगा कभी कभार, पढ़ा है कभी, है नहीं पढ़ा? व्हाइट स्टोन अपन प्रतिरोध पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं वहां पर, तो फिर ऐसे कैसे कह रहे हो नहीं पढ़ते? तो डालो यहां पर व्हाइट स्टोन ब्रिज। और कोई नया नाम नहीं है, ब्रिज का मतलब क्या होगा? चार भुजाएं, और वैज्ञानिक का नाम है व्हाइट स्टोन। तो व्हाइट स्टोन ब्रिज हमेशा मध्यम प्रतिरोध को मापने की सबसे बेस्ट विधि, मध्यम प्रतिरोध को मापने की सबसे बेस्ट विधि, मध्यम प्रतिरोध मापन की सबसे क्या बेस्ट विधि। ये तो आपने लिख भी दिया वहां पर। अब बात करते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात है पूछ रहा हूं, देखता हूं कौन बताता है आप में से। जैसे परिपथ में अपन अमीटर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? धारा मापने के लिए, वेरी गुड। परिपथ में अपन वोल्टमीटर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? वोल्टेज मापने के लिए, वेरी गुड। परिपथ में अपन फेज टेस्टर का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं? धारा है या नहीं है वह बताने के लिए, क्योंकि फेज टेस्ट लगाए अपने परिपथ में, अगर उसकी नियॉन बल्ब जल जाता है मतलब धारा आ रही है, नहीं जलता है मतलब धारा नहीं। तो धारा आ रही है या नहीं आ रही है यह बताना है तो किस केस का प्रयोग करते हैं? उसी प्रकार परिपथ में अपन लगाते हैं गैल्वेनोमीटर, क्यों लगाते हैं? धारा की दिशा, धारा किस दिशा में जा रही है दिशा बताने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अगर गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं होगा तो दिशा क्या होगी? मतलब उसमें से धारा नहीं बह रही है, उसमें से धारा नहीं बह रही है। तो यहां पर आ जाओ, आ जाओ यहां पर। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, तो पहले मैं यहां पे लिख भी दूं किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एग्जाम का पॉइंट है। तो बोलो शून्य विक्षेपण। मतलब इस ब्रिज के द्वारा प्रतिरोध का मापन तभी करेंगे जब उसमें से धारा बहने वाली जीरो हो। आता तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शून्य विक्षेपण। और शून्य विक्षेपण को अपन कहते हैं नल डिफ्लेक्शन। शून्य विक्षेपण लिख दो, या नल डिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसी कारण तो मैंने लिखा ना सबसे बेस्ट। अब आप कहोगे सर इस नल का मतलब क्या होता है, तो आओ अभी बताते मैं आपको। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो लिख दो यहां पर नल डिफ्लेक्शन या शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर यह अपना कार्य करता है, शून्य विक्षेपण के सिद्धांत पर। अब देखो यहां पर अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। तो नाम क्या है देखो, ब्रिज। ब्रिज में कितनी भुजाएं होती है? चार। तो आओ अपन चार भुजा का एक ब्रिज बना रहे हैं। ये देखो यहां पर बीच में क्या जोड़ेंगे अपन? प्रतिरोध माप रहे हैं तो प्रतिरोध जोड़ लो, जो मापना है वो जोड़ते जाओ आप। अपन यहां पर क्या माप रहे हैं?
प्रतिरोध माप रहे हैं। ये देखो आपने 4 प्रतिरोध जोड़ दिए। अब इसमें से 3 प्रतिरोध तो आपको क्या होंगे, ज्ञात होंगे, और चौथा प्रतिरोध अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई भी हो सकता है। देखो यही गलती होती है, लड़के क्या करते हैं, खुद रट कर चले जाते हैं और एग्जामिनर उल्टा दे देता है। तो अपन कैसे करेंगे, पहले अपन इसकी कंडीशन लिखेंगे इंपॉर्टेंट। ये अपने लिख दिया कौन सा, एक और प्रतिरोध। तो देखो कितने प्रतिरोध है टोटल, 4। अब मैं नाम लिख दूं इसका, ए बी सी डी, 4 कोने हैं तो चारों कोने के मैंने क्या कर दिए, नाम लिख दिए। प्रतिरोध के नाम लिख दूं, जैसे ये प्रतिरोध नाम क्या लिख दूं मैं, पी, बोलो क्यू। अब ये मत कभी कभार एग्जामिनर आर इसको दे देता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर के अनुसार अपन तो करें। मैंने ये दे दिया आपके आर, ये दे दिया आपके क्या एस। अब इसमें से पी क्यू आर का मान तो पता है, लेकिन मेरे को मान किसका नहीं पता है, एस का। आपके कोई भी आ सकता है, आपको कुछ भी डरना नहीं है। अब इसमें से किसका मान ज्ञात करना है मेरे को, एस का। तो मैं क्या करूंगा, टोटल टर्मिनल कितने हैं, तो कोई भी 2 टर्मिनल के अक्रॉस तो मैं मेरा सोर्स जोड़ दूंगा, और बाकी 2 टर्मिनल के अक्रॉस क्या जोड़ दूंगा मैं, गैल्वेनोमीटर। तो यहां पर जोड़ दूं, जैसे मैंने ये 2 टर्मिनल है, इन 2 टर्मिनल पर क्या लगा दिया, देख लो आप, गैल्वेनोमीटर दिख रहा है सबको। ये मैंने यहां पर 2 टर्मिनल पर क्या लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर है, दिख रहा है सबको। बाकी 2 टर्मिनल पर क्या लगाऊंगा मैं, सप्लाई। तो ये जो है ये आपका है गैल्वेनोमीटर है, क्या है, जो इस ब्रांच में बहने वाली धारा को मापेगा। तो इसका आपने नाम दे दिया क्या है, जी। और बाकी 2 टर्मिनल पर अपन क्या जोड़ते हैं, ये आपने जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, बोलो, बैटरी। और यहां पर कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, क्या बाह्य प्रतिरोध को बढ़ाने घटाने से ब्रिज के संतुलन स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेरी गुड। तो यहां पर आपको तो मैं बाह्य प्रतिरोध बना दूं, क्योंकि हर सेल का अपना क्या होता है, बाह्य प्रतिरोध होता है। ऐसा सेल कोई है ही नहीं जिसका प्रतिरोध नहीं होता है। ये सेल जिसका वोल्टेज कितना मालूम है, वी। अब मैं इस ब्रिज के द्वारा क्या माप रहा हूं, ये अननोन प्रतिरोध क्या माप रहा हूं, एस माप रहा हूं। लेकिन कंडीशन क्या है, मैं सबसे पहले इसमें संतुलन स्थिति लाऊंगा। संतुलन स्थिति का मतलब है वोल्टेज को इस प्रकार से बढ़ाता घटाता रहूंगा कि इसका मैं बहने वाली धारा का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे ही इसमें बहने वाली धारा का मान 0 होगा, तो अपना ब्रिज किसमें आ जाएगा, संतुलन, अर्थात इसमें कोई विक्षेपण नहीं होगा। तो देखो प्रतिरोध को कब माप रहे हैं, यही मैंने लिखा नल डिफ्लेक्शन। नल का मतलब क्या है, जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण का मान 0 हो, तो उस समय आप इसमें क्या करोगे, प्रतिरोध को मापोगे। और होगी क्या, जब अपना संतुलन स्थिति में होगा, तो विपरीत ब्रांच का गुणा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके विपरीत कौन सी है, एस। तो हमेशा डायग्राम में यही देखना है, ये मत देखना पी क्यू कहां लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विपरीत ब्रांच का गुणा क्या होता है, बराबर। तो यहां पर लिख दूं मैं, क्या लिखूंगा, संतुलन स्थिति। और संतुलन स्थिति क्या होती है, संतुलन स्थिति आपके होती है विपरीत ब्रांच का गुणा बराबर। पी का विपरीत क्या है, एस, बराबर होगा क्यू का विपरीत क्या है, आर। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी इक्वेशन बन गई है, बनी क्या, पी एस बराबर क्यू अपॉन आर। अब इसको आप ऐसे कर सकते, पी के नीचे क्यू ला सकते हो मैं क्या, पी अपॉन क्यू बराबर क्या होगा, आर अपॉन एस। तो ये होगी इसके क्या, बोलो क्या होगी, ये संतुलन की स्थिति क्या है, पी अपॉन क्यू बराबर आर। कैसा है पता लगा नहीं लगा, अरे पी के नीचे क्यू ले गया, आर को इधर ले आया, तो पी अपॉन क्यू बराबर क्या हो गया, आर अपॉन एस। एक तो ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाइट स्टोन ब्रिज के संतुलन की स्थिति होती है, तो क्या होगा, यहां पर पी अपॉन आर लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये भी सही है, पी अपॉन आर बराबर क्यू अपॉन एस। तो देखना पड़ेगा आपको एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, कोई गलती नहीं करोगे। अब इसमें से अगर 3 प्रतिरोध मैं दे दूं, तो क्या चौथा प्रतिरोध आप नहीं निकाल सकते हो। जैसे मेरे को यहां पर किसका मान निकालना था, एस का, तो एस बराबर क्या होगा, तो एस को इधर ही लेने दो, क्यू कहां, पी कहां ले जाऊं, तो क्या बनेगा, क्यू अपॉन पी इंटू आर। इस प्रकार से इस ब्रिज के द्वारा अपन क्या माप लेते हैं, अननोन प्रतिरोध। बताओ समझ में आया नहीं आया, वापस देखो, व्हाइट स्टोन ब्रिज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, शून्य विक्षेपण। क्या मतलब होता है शून्य विक्षेपण का, मतलब प्रतिरोध का मान तब मापेंगे जब गैल्वेनोमीटर में से बहने वाली धारा क्या हो, उसी समय यह ब्रिज अपना संतुलन की स्थिति में होगा। और संतुलन की स्थिति क्या होती है, विपरीत ब्रांच का गुणा बराबर। तो जो डायग्राम आपने एग्जामिनर ने दे रखा है विपरीत, इसके विपरीत ये इन दोनों का गुणा कर देना, और इन दोनों का गुणा कर देना, क्या आएगा आपके बराबर आएगा। नोट कर लो इसको। मैंने अभी क्या बोला, पहले इसके बीच में लगाओगे तो सोर्स को वहां पर लगा दो, क्या फर्क पड़ेगा, क्या दिक्कत है। कोई भी 2 बिंदु के बीच में आप गैल्वेनोमीटर लगाओगे, बाकी के जो 2 है वहां पर आप क्या लगाओगे। अब यहां पर एक और पॉइंट लिख दो, ये मैंने बाह्य प्रतिरोध इसी कारण जोड़ा है
क्या लिखेंगे? बाह्य प्रतिरोध को बढ़ाने तथा घटाने से ब्रिज संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाह्य प्रतिरोध कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं अपन? बैटरी प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध को, ये पॉइंट स्टार करके लिखना, बढ़ाने व घटाने से, बाह्य प्रतिरोध को बढ़ाने व घटाने से ब्रिज संतुलन की स्थिति पर क्या होगा? पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी। करो इसको भी। ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट विधि कंप्लीट होगी। कौन सी? व्हाइटस्टोन विधि। कभी कभार तो आपको ब्रिज नहीं देगा, तो वहां पर ये कह देगा कि दिए गए व्हाइटस्टोन ब्रिज में पी क्यू आर का मान दे देगा और एस का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसमें देखो आपको ये कंडीशन ध्यान होनी जरूरी है। तो क्या होती है? पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपको ब्रिज बनाए हुआ आएगा, क्योंकि ये जो अपना संतुलन स्थिति, ये स्टैंडर्ड मानी जाती है। ये क्या है? स्टैंडर्ड मानी जाती है। आपने अगर ऑब्जेक्टिव लगाया तो ऐसा क्वेश्चन अपने प्रतिरोध में भी आता था, लेकिन वो वास्तव में विधि यही है अपनी। बाहर वाला प्रतिरोध क्या काम आता है? अरे बाहर वाला हर ऐसा सेल कोई है ही नहीं जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? जीरो हो। क्या पॉसिबल है? तो फिर हर सेल का अपना आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहां भेजेंगे? होता है नहीं होता हर सेल का अपना प्रतिरोध? आपने पढ़ा भी होगा सेल और बैटरी में। अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं है तो उसे अपन क्या कहते हैं? आइडियल सोर्स। और आइडियल का मतलब क्या है? जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हो गया। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवा दो। दिए गए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। दिए गए अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको PQ की फॉर्म में भी हो सकता है और डायग्राम की फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे मैं आपको यहां पे डायग्राम की फॉर्म में दे रहा हूं। ज्यादातर आपके संभावना है डायग्राम इतना बड़ा कोई नहीं बनाएगा एग्जामिनर, आपको वहां पर P और Q की फॉर्मेट में दे देगा। बताओ इस अननोन प्रतिरोध का मान कितना होगा?
आ रहा सबके? तो अपने क्या बोला अभी, अपने को कुछ भी नहीं देखना। देखो आपको कैसे पता लगा ये संतुलन ब्रिज है, यहां पर IG का मान देखो कितना दे रहा है आपको, 0 दे रहा है। या तो कह देगा ब्रिज संतुलन में है, अगर ऐसा नहीं देगा तो आपको कह दिया IG का मान क्या है, 0। तो इस स्थिति में अपन जानते हैं विपरीत भ्रांश का गुणा क्या होता है, बराबर। तो 20 के विपरीत क्या है, 120। इन दोनों का गुणा बराबर होगा किसके, 60 इंटू R के। तो क्या यहां से R का मान नहीं निकाल सकते हो, R बराबर होगा 20 इंटू 120 अपॉन 60। कितनी बार जा रहा है इसे, 2 बार, तो कितना आ गया, 40 ओम। करो तो ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो अब इस बाहरी प्रतिरोध का कोई लेना देना है, मैं भले ही बाहरी प्रतिरोध 1 ओम लगाऊं, 10 ओम लगाऊं, 20 ओम लगाऊं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। भले ही R बराबर अब 1 ओम ले लो, फिर 10 ओम ले लेना। हो गया, नेक्स्ट आगे आओ, लिखो अगली विधि, नाम क्या है, अमीटर वोल्टमीटर विधि। वहां से भी एक क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा अपने एग्जाम में। तो कहा था ना इतनी देर उतार ले, क्या तो कहा उतार लिया, तो फिर उतारो। अगर IG का मान 0 नहीं हो तो क्या करें, तो आपको वही डिस्टेंस ब्रिज होगा ही नहीं, खत्म बात हो गई। तो वही तरीका है जो आप स्टार डेल्टा के द्वारा करते हो, करते रहना। ये तो ब्रिज है, ब्रिज वही डिस्टेंस ब्रिज तभी कहलाएगा जब संतुलन है, नहीं है तो कोई वही डिस्टेंस ब्रिज नहीं होगा। हो गया, आ जाओ आगे, नेक्स्ट लिखो तीसरे नंबर, नाम क्या है, देखो नाम क्या है, वोल्टमीटर। पहले क्या जोड़ोगे, और मेरे ख्याल से सबको पता होगा वोल्टमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, वेरी गुड, समांतर क्रम में। इसके बाद दूसरा नाम क्या है, अमीटर। तो अमीटर को कैसे जोड़ते हैं, जिसको मापना है उसके श्रेणी क्रम में। तो वोल्टमीटर अमीटर विधि। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गलती से अगर दोनों को उल्टा जोड़ देंगे तो क्या होगा। तो देखते रहो आप, अब थोड़ी बहुत बातें तो जानती होंगे आप, नहीं तो अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ेंगे। वोल्टमीटर परिपथ में कैसे जोड़ता है, समांतर क्रम में। और वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज्यादा, लगभग अनंत के बराबर। कितना होता है, बहुत ज्यादा। ये आपने लिखा भी होगा नोट के अंदर 4 बातें, वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टेज सोर्स, धारा सोर्स, चारों के आंतरिक प्रतिरोध आपको याद होने कंपलसरी है। क्वेश्चन आता है एक, क्या बोला मैंने, वोल्टेज सोर्स, धारा सोर्स, अमीटर और वोल्टमीटर। याद है या लिखाऊं, याद है, वेरी गुड। अमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। तो अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है, कम से कम होता है। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, तो देखो मेरे को यह प्रतिरोध मापना है जिसका मान कितना, देखो R। इस R प्रतिरोध को मेरे को क्या करना है, मापना है। तो इस किस विधि के द्वारा माप रहा हूं मैं, तो मैं जानता हूं प्रतिरोध बराबर होता है क्या, अगर मेरे को यह पता लग जाए कि इस प्रतिरोध पर वोल्टेज कितना है और इस प्रतिरोध में से कितनी धारा बह रही है, अगर दोनों मान पता लग जाए तो क्या मैं प्रतिरोध का मान निकाल सकता हूं, वेरी गुड। इसी कारण इस विधि का नाम क्या है, वोल्टमीटर अमीटर विधि। अब देखो यहां पर अपन क्या जोड़े, अमीटर। अमीटर को इसके किस में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दूं। ये मैंने यहां पे क्या लगा दिया, देखो अमीटर। अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ये लगा दिया आपने, क्या लगा दिया, अमीटर। और इसके बाद क्या लगाओगे आप, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को इसके कैसे लगाओगे, तो समांतर क्रम में लगाना है, एक तार ये रहा, एक तार ये लगा, इन दोनों के बीच में जोड़ देंगे। ये आपने क्या लगा दिया यहां पर, वोल्टमीटर। अब अपने को मापना है तो अपन इसको किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। तो ये आपने किससे जोड़े, यहां पर देखो बैटरी से। अब बैटरी से जैसे ही जोड़ेंगे तो इसमें से धारा बहेगी, धारा बहेगी तो इसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज वोल्टमीटर माप लेगा, धारा अमीटर माप लेगा, और अपन प्रतिरोध का मान क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन कोई एग्जाम में नहीं पूछता है। एग्जाम में क्या पूछता है, गलती से अमीटर वोल्टमीटर विधि में यदि अमीटर को समांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए तो क्या होगा। तो आपके वोल्टमीटर के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और अमीटर क्या होगा, जल जाएगा। तो यहां पे नोट में लिखूं पॉइंट, क्या लिखूंगा नोट का पॉइंट, ये लिखो यहां पर नोट का पॉइंट। इसमें गलती से यदि अमीटर तथा वोल्टमीटर को
अमीटर तथा वोल्ट मीटर को उल्टा जोड़ दिया जाए। उल्टे का मतलब समझ गए? हाँ, वोल्ट मीटर की जगह अमीटर, अमीटर की जगह वोल्ट मीटर, उल्टा जोड़ दिया जाए तो वोल्ट मीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि अमीटर वोल्ट मीटर पर, ऐसा क्यों? वोल्ट मीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि क्या होगा? अमीटर जल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है उसको, और आप पहले तो ये धारा को कंट्रोल कर रहा था, ऐसे सीरीज में लगा दिया तो समांतर क्रम में लगा दिया, सारी की सारी धारा कहां से निकल जाएगी? यहां से, और अमीटर में उसकी क्षमता से जैसी ज्यादा धारा आएगी अमीटर क्या होगा? जल जाएगा, क्योंकि वहां तो बिल्कुल नहीं धारा जाएगी, पहले ही प्रतिरोध ज्यादा है और उसके श्रेणी क्रम में वोल्ट मीटर और लगा दिया। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध तो लगभग कितना होता है? अनंत के लगभग होता है, इसी कारण अपना अमीटर जल जाएगा और वोल्ट मीटर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। नोट करो। गौरव शर्मा पूछ रहे सर, लेकिन वोल्ट मीटर के हाई रेजिस्टेंस के वोल्टेज ड्रॉप तो, अरे जब धारा ही नहीं जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा कहां से? जब सारी की सारी धारा कहां से चली जाएगी? अमीटर से, वहां पर कोई धारा ही नहीं जाएगी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा कहां से? वोल्टेज ड्रॉप कब होता है? जब धारा बहती है, तभी तो मैंने कोलन श्रेणी में नहीं लगाते कभी भी। हो गया? नेक्स्ट, हो गया या नहीं हुआ? स्टार करके इसको याद रखना, कभी भूलना मत। नेक्स्ट, आगे आ जाओ। अगला मेथड कौन सा है? ओम मीटर। वापस इंपॉर्टेंट, यहां से देखता हूं, देखो आपने ऐसा कौन है जिसने कोई भी मीटर नहीं देखा है? बताओ मेरे को, है ऐसा कोई है जिसने कोई भी मीटर नहीं देखा है? अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, वाट मीटर हो, ऐसा कोई भी मीटर हो? है? सबने देखा है? देखा है तो आपने उसका परास भी देखा है? देखा है या नहीं देखा है? आप ही बताओ, देखा है? तो देखा है, परास के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? हैं? हाँ, अमीटर के ऊपर क्या लिखा? हाँ, जैसे अमीटर की बात कर रहा है ये बंदा, हाँ, अमीटर के ऊपर, परास के ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? वेरी गुड, जीरो से जितना रेंज होता है उतना लिखा। सही, गलत बात नहीं है ना इसकी। इसने क्या बोला? जैसे इस बंदे ने बात बोली है कि अमीटर इस प्रकार से परास होता नहीं होता है। इसने बोला एक तरफ जीरो होता है, एक तरफ उसका फुल परास होता है। फुल परास को मान लो अधिकतम कितना भी हो सकता है, तो अनंत मान लो। एक जीरो और दूसरा मैंने अनंत क्यों माना? क्योंकि परास कितना भी हो सकता है। तो बताओ जीरो कहां पर होता है? हैं? ये बोला स्टार्टिंग में। कौन बोला स्टार्टिंग में? कौन बोला स्टार्टिंग में? अरे कौन बोला यहां से स्टार्टिंग? अरे कौन बोला इधर से? आप बोले खड़े हो, मेरे को पता है ना आपकी आवाज आ रही है, तो दोबारा हाथ करने में क्या? जीरो कहां पर होता है? हमेशा सामान्यतः आपने जो भी अभी तक मीटर देखे हैं, याद रखना उसमें जीरो हमेशा यहां पर होता है, और फुल परास हमेशा, फुल परास को मैं क्या मान रहा हूं? अनंत। अनंत हमेशा कहां पर होता है? और ये कौन सी साइड होती है? लेफ्ट। और ये कौन सी साइड होती है? राइट। ये तो सामान्यतः मीटर होते हैं, उसे अपन कहते हैं संट प्रकार के मीटर। किस प्रकार के? तो अगली हेडिंग डालो। लेकिन एक आगे आपके सामने मीटर आएगा मेगर, उसमें एक मीटर होता है, उसमें उल्टा होता है। मेगर में हमेशा अनंत यहां पर होता है और जीरो हमेशा कहां पर होता है? यहां पर। बट पॉइंटर हमेशा सा कुछ भी नहीं लेना देना है, पॉइंटर हमेशा लेफ्ट साइड होगा। कहां पर होगा? इसी कारण पूछते हैं मेगर में शुरुआत में पॉइंटर कहां पर होता है? अनंत पर होता है। ये बाद की बात है, पहले अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यहां पर लिखो, उस मीटर का नाम क्या है अपना?
ओम मीटर। ओम मीटर, दो बातें हैं, दोनों की दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रतिरोध को मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आपको कहोगे सर प्रतिरोध क्यों लिखा है? क्योंकि आगे आपके एग्जाम में मिलेगा शंट प्रकार का ओम मीटर है या सीरीज प्रकार का ओम मीटर है। पहला, इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूं, इसके द्वारा अपन परिपथ की कंटिन्यूटी भी देख सकते हैं। क्या होती है कंटिन्यूटी? किस किसने टेस्ट किया बताओ? आपके एग्जाम में आता है कंटिन्यूटी निम्न में से किसके द्वारा देखी जाती है? क्या होता है कंटिन्यूटी? जैसे अपने मल्टीमीटर के द्वारा ही मापी अपने ज्यादातर। क्या देखते हैं अपन? मल्टीमीटर लेकर आते हैं, उसमें लीड लगाते हैं, क्योंकि ये वायर मैंने आपको दे दिया, इस वायर के अंदर का, क्योंकि ऊपर तो इंसुलेशन लगा हुआ है, इस वायर के अंदर से अगर कोई तार टूटा हुआ है तो मेरे को कैसे पता लगेगा? क्या मैं इंसुलेशन हटा के देखूंगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस वायर को जो मेरे मल्टीमीटर के जो टर्मिनल है उसके अक्रॉस लगाऊंगा। अगर इसमें बीप की आवाज आ रही है मतलब वायर मेरा लगातार है, और लगातार कोई क्या कहते हैं? कंटिन्यूस वायर। तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? अगर बीप की आवाज आती है मतलब वायर मेरा कंटिन्यूस है, और बीप की आवाज नहीं आ रही है मतलब वायर बीच में से क्या है? टूटा हुआ है। तो कंटिन्यूटी परीक्षण के द्वारा अपन देखते हैं कि परिपथ कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है। तो किसके द्वारा? एक तो अपन मल्टीमीटर के द्वारा देखा या नहीं देखा, और एक अपन दूसरा जो मीटर काम में लेते हैं वो कौन सा है? तो क्या लिखेंगे अपन? इसके द्वारा क्या होती है कंटिन्यूटी? समझे या नहीं समझे? किस किसने अपने लाइफ में ये प्रैक्टिकल किया है? ये तो मेरे ख्याल से हर कोई करता है, बाकी करता है नहीं करता है, या क्या करते हैं और बताओ आपको। मल्टीमीटर देखते हैं तो सबसे पहले मल्टीमीटर अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो अपन यही टेस्ट करते हैं। उसकी नॉब को कहां पर लेकर आ जाते हैं? कंटिन्यूटी पर, और कंटिन्यूटी पर लाकर उसके जो टर्मिनल होते हैं उनको दोनों को आपस में क्या करते हैं? स्पर्श कराते हैं। अगर बीप की आवाज आती है मतलब अपने बैटरी सही है, अगर बीप की आवाज नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, तो अपन कहते हैं बैटरी क्या है? डिस्चार्ज है, और बिल्कुल ही नहीं आ रही है मतलब वायर बीच में से क्या है? टूटा हुआ है। देखते हैं या नहीं देखते हो कभी? अपने को क्या लेना देना, क्या करेंगे देखकर? किस किसने टेस्ट नहीं किया? हाथ खड़े करो तो। नहीं किया, और आईटी करके आगे। मल्टीमीटर हाथ में नहीं लिया कभी? देखा कैसा था? गोरा था पीला था? है पीला। हाँ, और देख के फिर क्या देखा उसके ऊपर आपने? हाँ दिखने में तो अच्छा है, फिर घर तो नहीं लेकर गए हैं? तो देख के क्या देखा आपने? हाँ, रेड कलर के वायर को कहां पे जोड़ते हैं? उसके अंदर दो टर्मिनल बने हुए, जोड़ दिया। फिर आपने क्या किया उसके बाद? किया कुछ नहीं। देखो अब ये हंस रहा, तूने क्या किया बता दो? हाँ मैंने है वायर की जांच की। कैसे की? अब ये तो आपने बता दिया है? कभी तूने तेरे हाथ में ही कभी लगाया ऐसे? लगाया? क्या कुछ आवाज आई? आई? अरे ये तो खुद ऐसे ही बोल रहा है। आई या नहीं आई? या डर के कारण लगाते भी नहीं है? तो फिर क्या हुआ? मल्टीमीटर लेकर आना, फिर मैं बता। आई नहीं आई? फिर तेरी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ईमानदारी से तू बोला नहीं बोला है। जब झूठ बोलते हैं तो यही फर्क पड़ता है, देख लो। तो पहला लिखो, इसके द्वारा परिपथ की कंटिन्यूटी को हिंदी में क्या कहते हैं अपन? निरंतरता या सत्यता? है दोनों एक ही वर्ड है। सबसे बढ़िया है इंग्लिश वर्ड लिख दो, सर्किट कंटिन्यूटी। अब आपको फिर भी याद नहीं रहे तो मैंने पूरा का पूरा बता दिया कैसे देखते हैं आप। आपने नहीं देखा है तो मैं क्या कर सकता हूं? 2 साल आईटी की है फिर भी नहीं देखा है, तब तो है मैं कहां से लाऊं फोटो? इसके द्वारा परिपथ की निरंतरता देखी जाती है। देखी नहीं, क्या लिखोगे? जांची जाती है। देखते थोड़ा ही अपन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। अब जो अमीटर होते हैं ना, ओ मीटर, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शंट और एक होता है सीरीज। दोनों में अंतर यही होता है, एक में 0 लेफ्ट में होता है, एक में 0 राइट में होता है। किसी ने ये ऑब्जेक्टिव लगाया अभी तक? तो ये क्वेश्चन कितनी बार आ रखा है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपके सामने रहा, और दूसरा ये लिख रहा हूं मैं आपके सामने। ये जो अमीटर होते हैं ओ मीटर, ये 0 की स्थिति के आधार पर ही बात करते हैं अपन। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं? तो एक होता है आपका शंट प्रकार का, और एक होता है आपका सीरीज प्रकार का। तो ये लिख दो यहां पर, शंट ओम मीटर। अब आप कहोगे सर दोनों में अंतर क्या होगा? तो अभी आपको बताऊंगा मैं। एक होता है आपका कौन सा? सीरीज ओम मीटर। अभी तक अपन ने जितना लिखा है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ ये है। जितनी अपने कम से कम 4-5 पीडीएफ बनाई है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर कोई नहीं करके आएगा, क्योंकि वहां पर मल्टीमीटर आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा। मल्टीमीटर लिखा हुआ होगा तो मल्टीमीटर का उपयोग तो सब लोग जानते हैं, जानते हो। आप बताओ मल्टीमीटर के द्वारा क्या क्या मापते हैं अपन, और कोई नहीं बोलेगा, हैं बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ये ऐसे भी है देखो। हाँ आप बताओ मल्टीमीटर के द्वारा क्या क्या मापते हैं अपन। प्रतिरोध माप सकते हैं, वेरी गुड, और कंटिन्यूटी माप सकते हैं। हाँ ये तो बोलो कम से कम, ये तो हाँ ठीक है, वेरी गुड, दो तो बोला, और यही धारा और वोल्टेज नहीं माप सकते, तो फिर आपने ऊपर देखो ना आपके, अरे आगे आने दो, आप ही 2 पॉइंट याद किए, जब मैं कह रहा हूं बाकी को भी पढ़ने दो, जिसको याद हो रहने दो, ठीक है ना। आ जाओ यहां पर, आपको मैं मीटर बताऊंगा तब देखना आप। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, दोनों में अंतर क्या होता है, तो यहां पर देखो, अपन जानते हैं मीटर होगा तो उसमें परास होगा या नहीं होगा, तो ये मैं इसका क्या बना रहा हूं आपके सामने, परास बना रहा हूं। परास का मतलब समझते हो नहीं समझते हो, स्केल। स्केल में एक तरफ होता है 0 और एक तरफ होता है क्या, ये लिख दो आप, फुल स्केल। फुल स्केल का मतलब मैं क्या लिख दूं यहां पर, अनंत होगा, और अनंत का मतलब समझ गए ना आप। संट प्रकार के ओम मीटर में 0 हमेशा कहां पर होता है, लेफ्ट, और अनंत हमेशा कहां पर होता है, राइट। क्या गलत करोगे नहीं करोगे, अब किसमें बात हो रही है, बोलो, संट प्रकार की। लेकिन क्वेश्चन उसका पूछ रखा अभी तक तो अपने एग्जाम में, क्यों, क्योंकि ये तो हर कोई टप्पे से भी सही करके आएगा, क्योंकि उसके दिमाग में झट से मीटर तो आएगा, मीटर आएगा तो उसको पता है कि हाँ 0 कहां पर होता है, लेफ्ट साइड होता है, और लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें कैसे होता है, तो ये जो अपना है ये पूरा का पूरा स्केल है, बना लो भले इसको। ये इस प्रकार से होता है ना। आओ इधर बात करते हैं अपन इसमें, किसमें, सीरीज प्रकार के ओम मीटर में। इसमें क्या होता है, इसमें हमेशा क्या होता है, अनंत कहां पर होता है और 0 कहां पे होता है, अभी आपको डायग्राम में भी बताऊंगा। और यहां पर आपके होता है क्या, अब यहां पर भी कुछ और बातें लिख दूं आपको, तो ये आपका स्प्रिंग होता है, इस स्प्रिंग की सहायता से यहां पर अपन का क्या होता है, पॉइंटर। पॉइंटर किसका बना होता है, वेरी गुड। मापांक यंत्रों में अगर पॉइंटर पूछ ले तो सदैव बनाता गुण होता है हल्की वह नॉन मैग्नेटिक पदार्थ, जिसे अपन हिंदी में लिख दूं, हल्की वह अचुंबकीय पदार्थ। दिख रहा है सबको ये लिखा हुआ, कौन से पदार्थ का बनता है, एक तो हल्के पदार्थ का और एक अचुंबकीय पदार्थ का, और ये दोनों गुण किसके होते हैं, किसमें होते हैं। इसी कारण मापांक यंत्रों में अगर आपको कभी भी पूछ ले पॉइंटर किसका बना होता है, तो आपको बिना देखे क्या लिखना है, एल्यूमिनियम। आपको पूछते कि मापांक यंत्रों में पॉइंटर का क्या गुण होता है, तो पॉइंटर सदैव हल्की वह नॉन मैग्नेटिक पदार्थ का होना जरूरी है, याद रह जाएगा। और यहां पर ये एक स्प्रिंग होता है, या स्प्रिंग में पढ़ाऊंगा, यहां पर नहीं, आज ज्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर देखो, यहां पर भी अपना क्या होगा, एक स्प्रिंग होगा, और इसके ये क्या जुड़ा हुआ होगा अपना, ये पॉइंटर। पॉइंटर हमेशा कहां पर होगा, लेफ्ट साइड, चाहे कोई भी मीटर हो। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो आप खुद ही, तो इस मीटर का नाम क्या है, सीरीज। और सीरीज मीटर का अपन उपयोग करते हैं मेगर में, किसमें करते हैं अपन, मेगर में, याद रह जाएगा। सीरीज ओम मीटर में क्या होता है, लेफ्ट की साइड क्या होता है आपका, अनंत, राइट की साइड क्या होता है, 0। मतलब ऐसा क्यों, तो ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि मेगर क्या मापता है, अपन कहते हैं मेगर शून्य रीडिंग कब देगा, जब आपका इंसुलेशन खराब है, जब आपके इंसुलेशन में कोई शॉर्ट सर्किट है, तो मीटर कहां पर आ जाएगा, अपने आप 0 पर आ जाएगा। बताओ यहां पर, ये बात तो यहां पर सेम बात है। अब यहां पे नोट करके लिख दूं, पहले कौन सा है अपना, शंट ओम मीटर। क्या खासियत होती है शंट ओम मीटर में, 0 अपना कहां पर होता है, लेफ्ट, और अनंत अपना कहां पर होता है, राइट। ये तो आपने हर मीटर में देखा है, लेकिन यहां पर कौन सा है, देखो, सीरीज ओम मीटर। सीरीज ओम मीटर की क्या खासियत होती है, 0 आपका होगा कहां पर, राइट साइड, और अनंत या फुल स्केल हमेशा कहां पर होगा, लेफ्ट। बताओ याद रह जाएगी या थोड़ी देर के बाद भूल जाओगे। और सीरीज ओम मीटर का उपयोग अपन कहां पर करते हैं, मेगर में। अभी आपको डायग्राम में बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ये आपको बता दूंगा। तो यहां पर देखो, इससे कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बने, 2।
कौन कौन से? एक, ओम मीटर के द्वारा अपन परिपथ की कंटिन्यूटी भी जांच सकते हैं, और दूसरी, सीरीज ओम मीटर में जीरो हमेशा राइट साइड होता है और अनंत हमेशा लेफ्ट साइड होता है, जबकि सामान्यतः या संट ओम मीटर में जीरो हमेशा लेफ्ट होता है और अनंत हमेशा राइट होता है। लिख दो इसको फास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट मीटर है। सर ये ओम मीटर में स्टार्टिंग में प्रास्त नॉन लीनियर, अरे मिस्टर तेरे को आता, दो बिंदु आते हैं जो कि मैं कह रहा हूं सारे नॉन लीनियर, लीनियर क्या होता है मैं अपने आप बताता रहूंगा। दो पॉइंट आते हैं, कहते हैं ना कि वो बंदे कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिनको दो पॉइंट आते हैं। क्या? क्योंकि उनके दो दिमाग में वही पॉइंट चलते रहते हैं, बाकी जो यहां पर नई बात बन रही है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। क्या मैंने लीनियर और नॉन लीनियर की बात कर दी? वो तो मीटर पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा ना। हो गया? नहीं हुआ? ओके ओके, करो आराम से करो, लिखो लिखो आराम से लिखो। मैं तो पूरा इसी का, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक समझाना फर्ज होता है। लिखने में तो क्या है, रफ में लिखो, फिर में लिखते ही क्यों? ताकि कम से कम थोड़ा बहुत तो घर जाकर पढ़ो वापस। ये डायग्राम के द्वारा बनाना। हम्म, हो गया? पॉइंटर किसका बना होता है? जो मैंने वाला कमांड एलिमेंट पॉइंटर सीधा का बना होता है, जो हो और आपका क्या होता है? हल्का होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है? नॉन मैग्नेटिक की गुण उत्पन्न हो गई तो क्या होगा? की बनी होती है और उसका ध्यान रखिए मैंने क्या तो हल्की हुआ नॉन मैग्नेटिक दोनों पॉइंट वैसे इसको वापस
ये पॉइंटर भी है ना, इसको भी मैं वापस बनाऊंगा, ठीक है ना। आ जाओ नेक्स्ट। ये कौन से तीन मेथड पढ़ लिए? अब दो मेथड आपको केवल याद रखना है, एक प्रतिस्थापन और एक कैरी फॉस्टर। अब आप पूछ रहे हो कैरी फॉस्टर क्या होता है? अरे वही, जैसे व्हाइटस्टोन वो वैज्ञानिक था, वैसे वैसे कैरी फॉस्टर क्या था? वैज्ञानिक था, उसने भी अपना क्या बनाया? एक ब्रिज बनाया। नेक्स्ट, अब लिखो अगला, हाई रेजिस्टेंस मापन विधियां, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। या इससे पहले एक और लिख दो नोट के अंदर, अर्थ रेजिस्टेंस। क्या लिखोगे? अर्थ रेजिस्टेंस। वो डायग्राम लेके आओ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आप नोट के अंदर लिख देना, अर्थ प्रतिरोध। बताओ अर्थ प्रतिरोध निम्न में आता है या हाई में आता है? वेरी गुड। सामान्यतः अपन का ये क्वेश्चन भी आ रखा है कि अर्थ का प्रतिरोध होता है तो 0 होता है, 1 ओम से कम होता है, 1 ओम से अधिक होता है, या बहुत ज्यादा होता है? 1 ओम से कम। 0 मत कर देना कभी भी। आपको पूछते हैं आइडियल कंडीशन में तो अपन 0 लिखेंगे, नहीं तो अर्थ प्रतिरोध हमेशा क्या होता है? निम्न। तो यहां पे तो ये तो बात आपको होगा लिखूंगा, लेकिन अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सा यंत्र अपन काम में लेते हैं? अर्थ टेस्टर। देखा आपने कभी? डालो, अभी बता रहा हूं आपको डायग्राम के द्वारा। अगला भी लगा दे, मेगर वाला। बड़ा मैं कर दूंगा। आ जाओ इधर। किस किस ने ईमानदारी से बोलो अर्थ प्रतिरोध को माप रखा है? ईमानदारी से नहीं मापा अर्थ प्रतिरोध की। यार बहुत अच्छा प्रैक्टिकल होता है। अर्थिंग करते हैं तो अपन देखो अर्थिंग में क्या होता है, जैसे अपना मल्टीमीटर होता है या जैसे आपने मेगर देखा है, जैसा अपना मेगर होता है वैसे के वैसे ये होता है अर्थ टेस्टर। कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल होते हैं। होता क्या है इसमें, अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए अपन 3 इलेक्ट्रोड लेते हैं। कितने? 3 दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। कितने इलेक्ट्रोड लेते हैं? अब क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड की तो स्थिति फिक्स कर देते हैं और तीसरे इलेक्ट्रोड की अपन स्थिति क्या करते हैं? परिवर्तित करते जाते हैं। और अपन देखते हैं कि अर्थ का प्रतिरोध कम आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर अपन उस जहां अपने अर्थ फिक्स कर रखा है, जहां अर्थ गड्ढा कर रखा है, वहां पर आप पानी डालते हो और पानी डालते हो, फिर भी कम नहीं होता है तो आप वहां पर क्या करते हो? कोयला डालते हैं, नमक डालते हैं। तो इस प्रकार से अपन अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं वो अपना कहलाता है कौन सा? अर्थ टेस्टर। तो पहले 2 बातें इंपॉर्टेंट लिख दूं आपके सामने। पहला क्या क्या पूछ रहे हैं आपको? पहला आपको पूछ सकते हैं अर्थ का विभव कितना होता है? विभव बोला है पोटेंशियल, तो विभव बोले तो हमेशा अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो अपना शून्य मानते हैं अपन। क्या मानते हैं अपन? अर्थ का प्रतिरोध हमेशा शून्य मानते हैं अपन। दूसरा, अर्थ का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? 1 ओम से कम, या मैं सामान्यतः लिख दूं क्या होता है अर्थ का प्रतिरोध? निम्न होता है। क्योंकि जब आप वहां पर जाते हो, कहां पर? अर्थिंग में जाते हो, तो वहां पर तो अपने अलग अलग जगह का पूछते हैं कि पावर स्टेशन बड़े होते हैं तो उसका कितना होता है? 0.5 होता है। जो छोटे पावर स्टेशन होता है उसका 1 ओम तक हो सकता है। जीएसएस होते हैं उनका 2 ओम तक हो सकता है, और घरेलू में 5 ओम तक हो सकता है। तो वो तो अलग बात है। यहां पर अपने को सिंपल पूछे कि अर्थ का प्रतिरोध होना चाहिए तो अपन क्या लिखेंगे? निम्न। या फिर निम्न नहीं लिखा हुआ तो वहां पर क्या लिखा होगा? 1 ओम से कम। ये 2 बातें तो अपन ने लिख दी बेसिक की। अब अपन तीसरी बात करते हैं, अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं या किसके द्वारा करते हैं? स्टार करके लिखो, अर्थ प्रतिरोध मापन। अर्थ, देखो वापस एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड आपके सामने आ रही है। अर्थ प्रतिरोध मापन किसके द्वारा करते हैं अपन? बोलो। अर्थ टेस्टर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ज्यादातर लोग यहां पर मेगर करके आ जाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हर कोई रिस्क में करवाता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको करवाने के लिए कहां पर जाना पड़ता है? ग्राउंड में। और ग्राउंड में एक ग्रुप को लेकर जाए तो बाकी वाले ग्रुप का ध्यान कौन रखे? और अपन सिंपल तो कितने अपने को पता है, अपन तो जैसे ही मौका लगता है इक्विपमेंट को क्या करते हैं? बैग में डालने की कोशिश करते हैं। सही है या गलत है? तो इसका नहीं करवाते नहीं आपको। तो अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? अर्थ टेस्टर। क्या कहते हैं? अर्थ टेस्टर। होता कैसा है? वैसा ही होता है जैसा अपना मेगर होता है, बस उसमें मेगर में अपना जनरेटर होता है, यहां पर अपन के 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। उन इलेक्ट्रोड को अपन मेगर किससे जोड़ देते हैं? अर्थ टेस्टर से। अर्थ टेस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 4 दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4। या आप डायग्राम डालो अपने फोन में तो आपको वो ऐसी आकृति भी मिल जाएगी मीटर की। डालो, बोलिए आप अर्थ टेस्टर मीटर डालो एक बार। ये तो आपने जैसा प्रैक्टिकल कर रखा है वैसा बनाया है अपने फोन में। एक बार, वैसे तो मैं नहीं आज अलाउ कर रहा हूं, अपना फोन निकालो और उसमें डालो अर्थ टेस्टर
आपको याद आएगा, हाँ वास्तव में ये तो ऐसा ही है। मिल गया? हाँ ये रहा, ये देखो, आप देखते रहना, मल्टीमीटर के जैसा ही होता है, ज्यादा देख लेना फिर अपने। आओ, क्या क्या क्वेश्चन पूछा, अब वापस बंद कर दो, यहां पर देख लिया सबने? सर लेकिन वोल्टमीटर का हाई रेजिस्टेंस वोल्टेज, अरे ये मिस्टर, अरे वोल्टमीटर वोल्टेज ड्रॉप कब होंगे? जब धारा बहेगी। जब धारा नहीं बहेगी तो भी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। आओ यहां पर अपने क्वेश्चन क्या पूछते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कौन? अर्थ टेस्टर। तो कौन बताएगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वापस स्टार्ट करो। है वेरी गुड। ये कैसे पता है? क्योंकि आपने कभी ऑब्जेक्टिव लगाया। होता क्या है, मैंने क्या बोला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तो क्या रहते हैं, अपनी जगह स्थिर रहते हैं। इसकी देखो ये बार बार अपन डिस्टेंस क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। तो जैसे जैसे दूरी बदलेंगे वोल्टेज सेम रहेगा या बदलेगा? गिरेगा। तो इसी कारण इसको कहते हैं अपन फॉल ऑफ पोटेंशियल, हिंदी में कहते हैं विभव गिरावट, लेकिन इंग्लिश वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉल ऑफ पोटेंशियल, हिंदी में कहते हैं इसे विभव गिरावट के सिद्धांत पर। विभव गिरावट या फॉल ऑफ पोटेंशियल के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है? मतलब समझे नहीं समझे? विभव गिरावट का मतलब क्या है? विभव का गिरना, वोल्टेज का गिरना, क्या कहलाएगा? अर्थ टेस्टर इसी सिद्धांत पर अपना कार्य करता है। नेक्स्ट, अगला एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सी सप्लाई की आवश्यकता होती है? एसी, डीसी या दोनों? क्यों? क्यों? कहां से ले? तो यहां पे तो अपन डीसी देंगे। इसमें एक अपना युक्ति होती है जिसे अपन कहते हैं करंट रिवर्सर। क्या होता है? करंट रिवर्सर। तो याद रखो, लिखो, अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए सदैव एसी की आवश्यकता होती है, डीसी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि डीसी दोगे तो वहां पर आपने इलेक्ट्रोड तो डाल रखे, देखो इलेक्ट्रोड तो डाल रखे हैं, बीच में क्या है? रेत, और रेत में सारे के सारे क्या होते हैं? केमिकल होते हैं या नहीं होते? तो ये देखो बैटरी बन गई है, बैटरी बन गई तो बैटरी में कौन सी क्रिया होती है? इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी कारण अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए कभी भी डीसी सप्लाई नहीं देते हैं। समझ गए? तो लिखो, अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पहले वाली जो लिखी थी उससे भी इंपॉर्टेंट स्लाइड ये है, क्योंकि यहां से कितने क्वेश्चन आ गए एग्जाम में पूछ रखा। विभव कितना होता है? 0। प्रतिरोध कितना होता है? 1 ओम। किसके द्वारा मापन करते हैं? अर्थ टेस्टर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फॉल ऑफ पोटेंशियल। अब आगे लिखा, माप तो रहे हैं लेकिन सप्लाई कौन सी होती है? तो अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए सदैव कौन सी सप्लाई होती है? एसी सप्लाई दी जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछ रखा है, डीसी सप्लाई क्यों नहीं देते हैं? तो लिखो लगातार, अगर डीसी सप्लाई देंगे तो वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हो जाएगी। अगर डीसी सप्लाई देंगे तो कौन सी प्रक्रिया देंगे? तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के कारण, इलेक्ट्रोलाइसिस, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, दोनों में अंतर होता है क्या? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? क्या पदार्थ होता है बताओ तो? इलेक्ट्रोलाइट एक अम्लीय वह अकार्बनिक पदार्थ होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा वह इलेक्ट्रोलाइट अपने आयनों में टूटता है। यही प्रक्रिया कहलाती है इलेक्ट्रोलाइसिस। बस आयन होता है, आयन होता है। क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक अम्लीय वह अकार्बनिक, क्योंकि आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में बहुत बार। इलेक्ट्रोलाइसिस, अगर डीसी सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के कारण क्या होगा? अर्थ प्रतिरोध का मापन सही से नहीं होगा। अर्थ प्रतिरोध का मापन क्या होगा? सही से नहीं होगा। याद रह जाएगा। तो फिर बात करते हैं अपन एसी सप्लाई लाए कहां से? ये तो एक बैटरी है, बैटरी में हमेशा डीसी होती है, तो इसमें एक करंट रिवर्सर होता है जो उस डीसी को किस में बदल देता है? एसी में। तो अगला पॉइंट लिखो, अर्थ प्रतिरोध, अर्थ टेस्टर में करंट रिवर्सर का कार्य क्या होता है अपना? वैसे आप इसको तो देख के भी कर लोगे। करंट रिवर्सर, करंट का मतलब धारा, रिवर्सर का मतलब उल्टा करना। क्या करता है? करंट रिवर्सर
क्या करता है, डीसी को एसी में बदल देता है। स्टार करके ये सारे पॉइंट लिखो, एक बार समझो फिर लिखो, एक बार इनको वापस समझाऊंगा। आओ इधर। अगर आपने कभी प्रैक्टिकल किया है, नहीं किया है तो अभी भी कभी कभार कोई होता है तो देख लो। ये देखो, कोई ना कोई उपकरण होगा, अपन अर्थिंग करते हैं तो अर्थ के प्रतिरोध को मापना जरूरी है, या मन चाहे जहां गड्ढा खोद लेते हैं? मन चाहे जहां गड्ढा नहीं खोद सकते। खोदोगे तो यही होगा जो अभी कर रहे हो, जिंदगी भर यही करते रहोगे, खड्डे ही खोदते रहोगे फिर तो। हाँ, और ऐसी मोहब्बत आएगी कि खड्डे खोदने भी नहीं देगा कोई। खड्डे वाली रेत किसे डालते हो? हाँ, वो उखड़ा कर। जेसीबी कहाँ आपके औकात है? जेसीबी, जेसीबी खुद को बनना पड़ेगा जेसीबी। हाँ, पढ़ोगे नहीं तो। जैसे इसने कहा ना, जेसीबी कितने रुपए की आती, पूछा कभी है? ये 37 लाख होते कितने हैं? कितने जीरो होते हैं पता है? आ जाओ यहाँ पर, आ जाओ, कोई हो गई। अब इधर आ जाओ वापस। क्या बोला मैंने? अर्थ टेस्ट है। क्या क्या पॉइंट लिखा है? पहला, अर्थ का विभव जीरो होता है, अर्थ का प्रतिरोध हमेशा कम। ये तो दो बातें बहुत कंपलसरी है क्या, जब भी अपन अर्थिंग करते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, अपन मापांक यंत्र पढ़ते हैं तो बात करते हैं अर्थ प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा करते हैं? तो याद रखते हैं किसके द्वारा करते हैं? अर्थ टेस्टर। याद रह जाएगा। नेक्स्ट, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विभव गिरावट अर्थात फॉल ऑफ पोटेंशियल विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, अगला, अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए अपन यंत्र तो लेकर आ गए, कौन सा? अर्थ टेस्टर। लेकिन अब अपने को पता ही नहीं अपन कौन सी सप्लाई देंगे, तो याद रखना अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए सदैव कौन सी सप्लाई? अब अपन जानते हैं ये तो एक उपकरण होता है जो तो डीसी को स्टोर करके बैठा है, तो उस डीसी को एसी में बदलने के लिए इसके अंदर क्या होता है? एक करंट रिवर्सल, जो क्या करता है? डीसी को एसी में बदल देता है। और अर्थ प्रतिरोध को मापने के लिए डीसी का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? वहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया कैसे भी पता लगा? ये देखो, दो इलेक्ट्रोड है, ये तो अपने कैथोड और एनोड का काम करेंगे, और बीच में अपन जानते हैं प्रतिरोध माप रहे हैं, तो वहां पर तो जमीन में आर्द्रता होगी या नहीं होगी? और इसमें क्या भरे पड़े? रसायन भरे पड़े, तो रासायनिक क्रिया हो जाएगी। लिखो इसको। वो आपकी बात की बात है, यहां इन्वर्टर थोड़ी लगाएंगे। वो आता है तो वो अलग है, वो वहां पर बात होती है कि एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो अपन कहते हैं रेक्टिफायर, और डीसी को एसी में कौन बदलता है, तो इन्वर्टर बैटरी बदलती है। वो क्वेश्चन गिरा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। लिखो फास्ट। हेमंत बैरवा, देखो डाउट आया बंदे का, क्या है? देखो, अर्थ प्रतिरोध तो निम्न प्रतिरोध की विधि होनी चाहिए ना, ये मध्यम में क्यों है? किसने कहा ये मध्यम में है? क्या मध्यम में मैंने इसको नाम लिखाया था? तो फिर मैंने कहा ये नोट में लिखो, स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट नोट है। न तो मैंने निम्न में कहा है, न मैंने मध्यम में कहा है। न ये निम्न में गिनी जाएगी, न ये मध्यम में गिनी जाएगी। ये आपका एक स्पेशल नोट लिखना है, अर्थ प्रतिरोध मापन विधि। क्योंकि हमेशा जब भी कराता हूं डायरेक्ट लिखा देता हूं अर्थ टेस्टर के द्वारा, लेकिन क्वेश्चन ये सारे के सारे आ रखे हैं। न तो मैंने इसको निम्न में बोला है, न मैंने इसको मध्यम में बोला है। इसको मैंने बोला है कहां पे लिखने के लिए? एक नोट के अंदर। आज की अभी तक की बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ, एक तो था ओ मीटर वाली, उससे भी इंपॉर्टेंट ये है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट एक और आएगी अभी। आप देख लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा आपके, कोई नहीं रोकेगा। या तो इसमें से आएगा, इसमें से नहीं आएगा तो मेगर में से आएगा, अगर कोई पेपर बनाने वाला ढंग का है तब तो। हो गया? ये भी कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अर्थ टेस्टर में कितने टर्मिनल दिख रहे हैं? देख लो आप, 4, तो लिख देना भले 4 टर्मिनल होते हैं। मल्टीमीटर में कितने टर्मिनल होते हैं?
ये ऐसी बात है तो डायरेक्ट याद रखो अपने आप में। वैसे अपन जितने भी मीटर पढ़ेंगे ना, आगे सबका डायग्राम देख देख के पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मल्टीमीटर आज क्यों नहीं बताया, क्योंकि आज मल्टीमीटर में पढ़ाई क्या, कुछ नहीं पढ़ा अपन ने तो। अब तो आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब लिखो तीसरा, कौन सा है तीसरा, हाई रेजिस्टेंस। निम्न हो गए, मध्यम हो गए, सारे नाम याद हो गए। नेक्स्ट लिखो हाई रेजिस्टेंस मापन। पहले हाई रेजिस्टेंस के कुछ पॉइंट लिखेंगे, लिख दिया सबने, कर लो आगे, आ जाओ यहां पर। नेक्स्ट हेडिंग डालो हाई रेजिस्टेंस। ये अपना तीसरा वर्गीकरण, कुछ बातें लिख दें इसमें भी, लेकिन इसकी एक और इंपॉर्टेंट बात है, हाई रेजिस्टेंस जिसे अपन इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, मान कितना होता है, तो सामान्यतः इसका जो मान होता है वो मेगा की टर्म में होता है। कितनी बार ही एग्जाम में पूछ रखा है कि इंसुलेशन का प्रतिरोध होता है, कैसे कैसे पूछते हैं आपके, देखो वहां पर अपन मापांक यंत्रों, जो आपने घरेलू उपकरण पढ़े हैं अपने, घरेलू उपकरण में इंसुलेशन का प्रतिरोध होता है, तो याद ही रखो इंसुलेशन जब भी आए तो प्रतिरोध हमेशा 1 मेगा ओम से क्या होता है, अधिक होता है। एक वर्ड याद रख लो ना। अब आपके एग्जाम में कुछ जोड़कर पूछता है तो उसे क्या फर्क पड़ेगा, तो सामान्यतः इसका जो प्रतिरोध होता है या जो इसका परास होता है वो कितना होता है, 100 किलो ओम से अधिक। तो आर का मान होता है वो 100 किलो ओम से अधिक होता है, या लिख दो सामान्यतः 1 मेगा ओम। आगे आओ नेक्स्ट, बात करते हैं इसमें कितने टर्मिनल होते हैं। अब वापस टर्मिनल इसी कारण लिखा रहा था क्योंकि इसका टर्मिनल अपने को पूछते हैं, कितने टर्मिनल होते हैं। तीसरा टर्मिनल अपन क्यों काम में लेते हैं, तो देखो समझो इसको, एक बार कॉन्सेप्ट को समझते हैं। होता क्या है, ये तो अपना इंसुलेशन का प्रतिरोध है, किसका प्रतिरोध है, और इंसुलेशन हमेशा क्या करता है, धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विरोध करता है या नहीं करता है, इंसुलेशन में से धारा थोड़ी बहती है। अब होता क्या है, कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे मैं केबल सबसे अच्छा एग्जांपल लेता हूं, होता क्या है, केबल अपन लेकर आते हैं तो क्या केबल की पूरी लेंथ में क्या मटेरियल एक जैसा है, नहीं है, नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होगा, खराब मटेरियल एक साथ में आकर इकट्ठा हो गया। तो होगा क्या, अब करंट के अंदर तो क्या है, अपना कंडक्टर है, और कंडक्टर में से क्या बहती है, धारा बहती है। धारा को जैसे ही पता लगेगा कि यहां से मटेरियल क्या है, खराब है, तो खराब होगी तो वहां से धीरे धीरे करंट क्या होगी, लीकेज। जैसे मैंने बोला जो अपने मार्ग से भटक जाती है तो करंट क्या होने लग जाएगी, लीकेज होने लग जाएगी, धीरे धीरे वहां से वो भाग क्या होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा, और गर्म होते होते आप देख लें केबल कहीं कहीं जगह से फूल जाती है। देखा आपने, ये फूलती क्यों है, ये लीकेज करंट से ही कारण फूलती है। अब अपन क्या करें, इस लीकेज करंट से पहले से कम क्या कर दे, सुरक्षा कर दे, ताकि अपनी केबल क्या हो, खराब ना हो। तो अपन एक तीसरा टर्मिनल काम में लेते हैं, जैसे अपन कहते हैं गार्डिंग वायर। क्या कहते हैं, ये देखो ये है अपना इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जो क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो देखो मैं बहुत ज्यादा बना रहा हूं, ये प्रतिरोध के दो सिरे हैं, नाम लिख दिया आपने क्या, ए और बी। अब इस केबल की सुरक्षा के लिए किससे, लीकेज धारा से सुरक्षा के लिए अपन एक तीसरा टर्मिनल प्रदान करते हैं, जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, बोलो, गार्डिंग वायर। तो पूछते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस में गार्डिंग वायर का कार्य क्या होता है, तो ये जो होता है अपना, इसे कहते हैं अपन गार्डिंग वायर। क्या कार्य होता है, पहला, गार्डिंग वायर का उपयोग किसमें करते हैं, तो हाई रेजिस्टेंस या इंसुलेशन रेजिस्टेंस में, याद रह जाएगा। कार्य क्या होता है इसका, तो लिखो इसका कार्य होता है, क्या लिखेंगे, इंसुलेशन की लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लीकेज धारा से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, गार्डिंग वायर। यह एक निम्न प्रतिरोध कंडक्टर होता है। क्या होता है ये, कौन, गार्डिंग वायर। तो गार्डिंग वायर एक क्या होता है,
निम्न प्रतिरोध वायर जो क्या करता है, इस लीकेज धारा को कहां पर भेज देता है, ग्राउंड में, और अपनी केबल की क्या करता है, सुरक्षा। तो वापस देखो, गार्डिंग वायर का प्रयोग किसमें करते हैं, इंसुलेशन की सुरक्षा के लिए। क्या कार्य होता है गार्डिंग वायर का, केबल या इंसुलेशन की लीकेज धारा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, गार्डिंग वायर का। नेक्स्ट और तीसरा क्या लिखेंगे, इसकी मापन विधियां किसकी, कौन कौन सी होती है, आओ यहां पर तो बात करते हैं इसके मापन विधियां। एक जो वास्तव में प्रैक्टिकली जिसका अपन उपयोग में लेते हैं, बाकी केवल नाम मात्र है, कौन सी, मेगर। कितनी बार क्वेश्चन आ रखा है, मेगर का उपयोग किसे मापने के लिए करते हैं, इंसुलेशन, या कभी कभार लिखा होता है केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध, जो भी इंसुलेशन की बात होगी, या हाई रेजिस्टेंस। एक तो मेगर होगा, बाकी नाम लिख दो, क्या होता है अपना, वहां पर था ओम मीटर, यहां पर है मेगा ओम मीटर विधि। और बोलो, दो नाम और लिख दो, एक होती है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन विधि, और एक होती लास्ट में कौन सी, बोलो, लॉस ऑफ चार्ज विधि। बाकी के केवल नाम याद रखना है। वास्तव में प्रैक्टिकली अपन काम में कौन सी लेते हैं, ये वाली, लेकिन नाम तो सबके भी याद रखने कंपलसरी। तो टोटल नाम कितने हो गए, सबसे पहले 2, फिर 5, फिर 4, कितने हो गए टोटल, 11 हो गए ना, नोट करो। ये जो मैंने पहले ही बोला ना, जो भी टॉपिक के रिलेटेड अगर कमेंट करेगा उसको मैं परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा। अब लास्ट बार बोला हूं, ये जो कह रहा है ना सर भेल की मैराथन क्लास टॉपिक वाइज लगा दीजिए, आपके अनुसार कोई नहीं लगाएगा। कौन सा आप अलग से, ठीक है ना, आपका काम है पढ़ने का, पढ़ते रहो। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर कोई कमेंट है तो पूछना, अगर कोई इस टॉपिक के अलावा कमेंट किया तो अब उसको लास्ट बार बोला हूं, परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे। टॉपिक के रिलेटेड जैसा भी डाउट है वो पूछते रहो आप। ये मैराथन की क्लास लगाना क्या तुम्हारे हाथ में, तुम अपने बापू का कहना कितना मानते हो, मानते हो क्या, तो फिर नहीं मानते तो यहां पर आपका कहना कौन मानेगा। इसी कारण जो टॉपिक के रिलेटेड जैसी बातें चल रही है वैसे आप क्वेश्चन पूछो, वो आपका फर्ज है बिल्कुल। एडवाइस कम से कम दो, क्या करना है वो आपसे आगे चल रहे हैं। जब एडवाइस देने की लायक होंगे ना तब दोगे भी नहीं। हो गया, समझ आया नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी मेगर, बस इसमें एक ये याद रखना, गार्डिंग वायर का प्रयोग इंसुलेशन प्रतिरोध में तीसरा टर्मिनल कौन सा होता है, गार्ड वायर। ऐसा क्यों, गार्डिंग वायर का कार्य क्या होता है, लीकेज धारा को निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करना। भले ऐसे भी लिख दो, क्या लिखेंगे, कार्य क्या होता है, लीकेज धारा को, आपने केबल देखी या नहीं देखी कभी, लीकेज धारा को निम्न प्रतिरोध पथ प्रदान करना, यह इसका कार्य होता है। आप इसके लास्ट में तीसरे नंबर लिख देना, ये क्वेश्चन पूछ रखा है एग्जाम में। वैसे यही 2 पॉइंट यही सेम कह रहे हैं, लेकिन आपके क्या जब तक पूरा नहीं लिखा हुआ होगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगी बात। अभी तो आ रहा है, बाद में भूल जाओगे क्योंकि पढ़ते नहीं हो लगातार। बैग लेकर कॉपी डाल के लाइब्रेरी में चले जाते हो, फिर वहां पर बैठे रहते हो कुछ भी नहीं, और घर वालों को कहते हैं हम पढ़ के आए हैं, और पढ़ के क्या आए वो आपको खुद को पता है, हैं क्या। आप में से तो देख लेना, मेरे को कोई बाहर भटकते हुए मिल गया ना तो देख लेना, मैं भी बाहर दिन भर भटकता ही रहता हूं, और गलती से कोई मिल गया ना तो देख लेना, मैं पहले कह रहा हूं मैं यहीं पर भटकता रहता हूं। और क्या करूं अब आपकी क्लास होने के बाद, है मैं सब जगह चला जाता हूं। हाँ, गार्डिंग वायर खुद अपने आप में अर्थिंग ही होता है, ठीक है ना, गार्डिंग वायर खुद अपने आप में अर्थिंग ही होता है। ये नया वर्ड है, बस इसको गार्डिंग वायर कहते हैं, बाकी एक अर्थिंग का ही तरीका है? यार्ड थोड़े बोलते हैं, यार्ड तो होते हैं जो, तो
नहीं, गार्ड को यार्ड वही बोलता है जिसको पता नहीं है कि ये गार्ड है या कुछ और है, ठीक है। हाँ, इसको आप ये बोल सकते हो, ये आपका अर्थिंग का ही एक तरीका है। अपन सुरक्षा के लिए नहीं करते हैं क्या, तो ये एक सुरक्षा के लिए ही है। हो गया। नेक्स्ट आगे आ जाओ। अब लिखो अगला इंपॉर्टेंट, कौन सा, मेगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक। मेगर क्या काम आता है, ये आपके इस प्रकार का होता है मेगर। ये तो आपका इंटरनल डायग्राम बना हुआ है, बाकी मेगर की भी कंस्ट्रक्शन आपने देखी होगी, कैसी होती है, वैसी होती है। उसके एक तरफ क्या लगा होता है, हैंडल लगा हुआ होता है। देखा या नहीं देखा कभी मेगर, नहीं तो आज देख लेना, कोई बात नहीं, आज घर जाकर मेगर को डालना। ये तो है इसका आंतरिक डायग्राम। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक याद करो। मेगर में जो मीटर काम में लेते हैं, कौन सा, सीरीज। ये देखो, ये देखना यहां पर, ये मीटर, ये स्केल दिख रहा है आपको, पहले यहां पर देखते रहना, फिर मैं पॉइंट लिखूंगा। ये देखो, ये अपना, इसको ऐसे सीधा करो, तो सीधा करूंगा तो ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, ये देखो ऐसे बनेगा नहीं बनेगा। तो देखो इधर क्या आ रहा है, अनंत, इधर क्या आ रहा है, 0। और देखो मेगर में शुरुआत पॉइंटर कहां पर है, अनंत पर। दिख रहा नहीं दिख रहा, 0 पर कब आता है। तो बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है। तो हेडिंग डालो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र आपके सामने हो रहा है, उस यंत्र का नाम है मेगर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यंत्र, नाम क्या है इसका, मेगर। पहला कार्य क्या होता है, कितनी बार एग्जाम में पूछेगा, अब लिखना बंद कर देना, एक बार गलती से कोई लिखता हुआ नहीं दिखेगा। कार्य क्या होता है मेगर का कार्य, तो याद रखना, इंसुलेशन या हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए, लेकिन इंसुलेशन ज्यादा मिलेगा, या केबलों का इंसुलेशन, तो कर लोगे सही। तो कार्य क्या होता है, केबल इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए। मेनली वर्ड तो इंसुलेशन है, लेकिन इंसुलेशन का प्रयोग अपन केबलों के ऊपर करते हैं, सही बात है या नहीं है। अब केबल कई प्रकार की हो सकती है, अब ये मत जाना कि केबल वही, अरे ये भी अपने आप में एक केबल ही है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल केबल होती है जिससे अपन वायरिंग कह देते हैं, समझे ना। तो ये मत कहना कि सर केबल वो अंडरग्राउंड केबल, उसका तो पर्टिकुलर नाम होता है अंडरग्राउंड। अपन एक केबल बोला है, उसमें अंडरग्राउंड भी आ गई और घरेलू वायरिंग वाली भी आ गई, बस दोनों में अंतर होता है, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। तो क्या काम आता है, केबल इंसुलेशन के, बोलो, प्रतिरोध को मापने के लिए। केबल इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, मेगर का प्रयोग करते हैं। दिख रहा आपको, केबल इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, मेगर का प्रयोग करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगभग वैसे तो ये क्वेश्चन हर कोई सही करके आएगा, जो पढ़ता नहीं है वो भी करके आएगा। तो आपको तो क्या कहूं, आप तो पढ़ रहे हो, पढ़ते तो कितना हो वो तो आपको पता है, केवल आने से बैठने से पढ़ाई थोड़ी होती है। सही बोला गलत बोला। तो कार्य क्या होता है, केबल इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए इसका अपन प्रयोग करते हैं। दूसरा, अब बात करते हैं मेगर किससे मिलकर बना होता है। तो मेगर किसका संयोजन होता है, किसका, तो देखो यहां पर ये जो हैंडल है, हैंडल दिख रहा है आपको, ये तो है आपका, क्या नाम लिखा हो देखो, डीसी शंट जनरेटर। मतलब एक तो होता है डीसी जनरेटर। अब इसमें पूछते हैं मेगर में कौन सा जनरेटर होता है, शंट। और आपने जब शंट जनरेटर पढ़े थे तो वहां पर शंट जनरेटर का एप्लीकेशन भी लिखा होगा, मेगर में करते हैं। तो किसका संयोजन होता है, तो एक तो होता है अपना डीसी जनरेटर, क्या होता है, डीसी जनरेटर होता है, प्लस एक होता है, ये देखो क्या है आपका, ओम मीटर। लेकिन कौन सा, पूरा नाम लिखना है इसका, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं सीरीज ओम मीटर का उपयोग कहां पर करते हैं, मेगर में। तो ये आपका होता है सीरीज ओम मीटर। अब सीरीज ओम मीटर की तो अपन ने बातें लिख दिया, या वापस लिखूं, अब यहां पर आओ, कोई बात नहीं, वापस लिख दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे। इधर आओ एक बार, डीसी जनरेटर होता है, एग्जाम में यहां से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला, कौन सा डीसी जनरेटर होता है, शंट। क्यों है, बोलो, टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट। क्या होता है इसका, क्योंकि लोड के बढ़ाने पर इसका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वह लगभग नियत, नियत मत बोलो, लगभग नियत, क्योंकि एग्जाम में पूछ रखा है कि डीसी शंट जनरेटर का अभिलक्षण होता है, तो अपन वहां पर लेते हैं डूपिंग, हल्का सा गिरता हुआ, मतलब वोल्टेज गिरता है तो है, लेकिन बहुत कम गिरता है दूसरों की तुलना में, सीरीज का तो बहुत ज्यादा बदल जाता है। तो शंट जनरेटर का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसका टर्मिनल वोल्टेज हल्का सा गिरता है, बाकी लगभग क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसी कारण कौन सा जनरेटर काम में लेते हैं, तो लिख दो, कौन सा, पूरा लिख दो भले, डीसी शंट जनरेटर। कौन सा जनरेटर काम में लेते हैं, डीसी शंट जनरेटर अपन काम में लेते हैं। अब देखो
शंट जनरेटर है तो उसको अपन स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे, घुमाएंगे या नहीं घुमाएंगे? तो घुमाते हैं किसकी सहायता से? क्योंकि अपन जानते हैं घुमाएंगे तो ही इसमें ईएमएफ बनेगा, नहीं तो इसमें ईएमएफ नहीं बनेगा। अब ईएमएफ कितना ज्यादा बनेगा? जितना तेज घुमाओगे, जितना तेज घुमाओगे उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा, जितना धीरे घुमाओगे उतना कम ईएमएफ बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उत्पन्न होने वाला ईएमएफ फाई जेड एन पी, एन क्या है? गति, गति के क्या होता है? समानुपाती। तो यहां पर अपने एग्जाम में पूछते हैं कि मेगर की सामान्यतः गति कितनी होती है? तो मेगर की गति का मतलब गति किसकी पूछे हैं आपको? ऐसा था नहीं कि मेगर भागता रहता है, इसके अंदर जो हैंडल होता है वो अपन घुमाते हैं कितना? 160 आरपीएम। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगर रेंज कह दे तो 140 से 160 आरपीएम, नहीं तो अपना याद रखो 160 आरपीएम। इससे सामान्यतः ज्यादा घुमाएंगे तो ही अच्छे से काम कर पाएगा, अगर इससे कम स्पीड है तो वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाएगा। दूसरा आपने कौन सा लिखा है देखो, तो देखो यहां से दो क्वेश्चन बन गए आपके सामने। डीसी जनरेटर से कौन कौन से? एक कौन सा होता है? शंट। कितनी गति होती है? 160 आरपीएम। अब दूसरा देखो क्या है आपके सामने? सीरीज ओम मीटर। बात करते हैं सीरीज ओम मीटर में, तो ये पॉइंट तो अपने पहले लिख दिया है। एकमात्र ऐसा यंत्र होता है जिसमें अनंत होता है, वो तो होता है आपके कहां पर? लेफ्ट साइड। दिख रहा है आपको उसमें? देखो डायग्राम में लेफ्ट में होता है, और शून्य होता है वो कहां पर होता है? राइट में। अब आप ये मत कहना कि सर इसको ऐसे घुमा दे तो, अरे ऐसे घुमाओगे तो क्या पैमाना ऐसे होता है? हैं? पैमाना ऐसे, इसको ऐसे ही घुमाओगे नहीं घुमाओगे? तो इसको ये यहां पे आएगा, यहां पर क्या हुआ देखो? अनंत। तो शून्य कहां पर होता है? राइट साइड। और अनंत कहां पर होता है? एक और पॉइंट लिखो, या तो यहां पे लिख दो या यहां पे लिख दो। मेगर में अन्य जितने भी यंत्र है, चाहे अमीटर देखो चाहे वोल्ट मीटर देखो, उसमें पॉइंटर शुरुआत में कहां पे रहता है? आप जब खरीदते हो तो पॉइंटर कहां पे होना जरूरी है? शून्य पर नहीं है तो अपन कहते हैं ये मीटर तो खराब है, कहते नहीं कहते? लेकिन मेगर में उल्टा होता है। मेगर में प्रारंभ में स्केल कहां पर है? पॉइंटर। तो लिख दूं, मेगर में प्रारंभ में सीरीज ओम मीटर का पॉइंटर कहां पर होता है? अनंत पर होता है। तो लिख दूं, मेगर में प्रारंभ, और जिसको अपन लिखते हैं क्या लिखते हैं? स्टार्टिंग के समय, या लिख दो प्रारंभ, आपकी मर्जी है जो याद रखो। स्टार्टिंग के समय पॉइंटर, पॉइंटर किसका बना होता है? मैंने आपको बता दिया है, बता दिया ना? पॉइंटर कहां पर होता है? अब ये लिखो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पर होता है? अनंत पर होता है। कहां पर होता है? अनंत पर होता है। दिख रहा होगा आपको डायग्राम में, क्योंकि इसके द्वारा अपन मेगा ओम के प्रतिरोध को मापते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा प्रतिरोध होता है। नेक्स्ट, अगर टेस्टिंग प्रतिरोध या इंसुलेशन में कोई दोष है तो मेगर क्या पाठ्यांक दिखाएगा? क्योंकि शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? 0। तो ये पॉइंटर कहां पर आ जाएगा? शून्य पर आ जाएगा। यदि, तो अगला पॉइंट लिखो, यदि इंसुलेशन में कोई दोष है, यदि इंसुलेशन में कोई दोष है, दोष का मतलब समझ गए? फॉल्ट है, या कभी कभार लिखा होता है शॉर्ट सर्किट है। यदि इंसुलेशन में कोई दोष है तो क्या करेगा? मेगर क्या देगा? शून्य पाठ्यांक देगा। अर्थात मेगर का जो पॉइंटर है वो कहां पर आ जाएगा? मेगर शून्य पाठ्यांक देगा। सही बात है या गलत बात है? क्योंकि अपन जानते हैं शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। तो यही तो लिखा मैंने, 0। नेक्स्ट, कभी कभार आप मेगर के द्वारा प्रतिरोध मापते हैं, लेकिन मेगर सही भी नहीं मापता है तो एकदम गलत भी नहीं मापता है। इसका जिसको अपन कहते हैं कि मेगर लो रीडिंग देने का मुख्य कारण क्या है? तो क्या लिखेंगे अपन? यदि मेगर निम्न पाठ्यांक देता है, इसका मतलब उसकी बैटरी क्या है? निम्न पाठ्यांक देता है। तो कारण क्या है? मतलब बैटरी क्या है? डिस्चार्ज। अगर बैटरी उसकी डिस्चार्ज होगी तो मेगर क्या रीडिंग देगा? निम्न रीडिंग देगा। सही बात है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो अपने खुद का कॉमन सेंस है। नेक्स्ट, अब यहां पर एक और पॉइंट, इस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए, दिख रहा है आपको? इस पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए यहां पर क्या लगी हुई है? ये स्प्रिंग है या कोयल है? आप देख के बताओ तो। कोयल। तो यहां पर और पूछते हैं, मेगर में कभी भी क्या
स्प्रिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? कोयल का। और इस कोयल का कार्य क्या होता है? नियंत्रण बलागुण देना। तो मेगर में कंट्रोलिंग बलागुण किसके द्वारा देते हैं? स्प्रिंग या कोयल? स्प्रिंग नहीं होगा, कोयल होगा। कर लोगे सही? आ जाओ डायग्राम में देख लो आप, ये कोयल है या स्प्रिंग है? कोयल। स्प्रिंग तो कैसे होता है? स्प्रिंग तो अपना ऐसे होता है, स्प्रिंग तो ऐसे होता है, और कोयल कैसे होती है? अंतर है या नहीं है दोनों में? तो क्या लिखेंगे अपन अगला पॉइंट? मेगर में, तो बताओ क्या मेगर में अपन स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। तो स्प्रिंग कंट्रोलिंग के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? कोयल का। मेगर में नियंत्रण बलागुण, नियंत्रण बलागुण किसके द्वारा? कुंडली या कोयल के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखो सारे पॉइंट आप डायग्राम में देखते जाओ, कोयल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब एक लास्ट पॉइंट और रह गया है कि जिस वायर का आपको इंसुलेशन टेस्ट करना है उसको कहां पर जोड़ते हैं? दिख रहा है? थोड़ा छोटा कर दो तो भी कोई फर्क नहीं। अभी तो देखो ये क्या है, तो इसके बारे में बात होगी है। ये क्या है आपका? ये शंट जनरेटर, बात होगी। ये अपना क्या है? ओम मीटर। ये अपना क्या है? स्प्रिंग। सब बात होगी। अब बात करते हैं जो सॉरी कोयल। अब अपन बात करते हैं इसमें जो अपना टेस्टिंग इंसुलेशन होता है उसको कहां पर जोड़ते हैं। तो देखो ये लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? टेस्टिंग टर्मिनल। ये आपका क्या है? फेज। और ये आपका क्या है? और ये किसका सिंबल है? अर्थ। तो हमेशा टेस्टिंग रेजिस्टेंस को कहां पर जोड़ते हैं? फेज व अर्थ के मध्य। लिख दूं यहां पर? तो लास्ट में क्या लिखूं? मेगर में टेस्टिंग इंसुलेशन। टेस्टिंग का मतलब समझते हो नहीं समझते हो? क्या मतलब होता है? जिसका अपने को इंसुलेशन देखना है, परीक्षण करना है। टेस्टिंग इंसुलेशन को सदैव किसके बीच? फेज वह अर्थ, या फेज और न्यूट्रल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे ज्यादा। फेज वह न्यूट्रल के मध्य क्या करते हैं अपन? जोड़ते हैं। मध्य जोड़ा जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं ना डीसी में एक फेज होता है एक न्यूट्रल होता है। तो यहां पर देखो ना आप खुद ही, ये देखो फेज ऊपर गया, ये न्यूट्रल ही है, तो ये न्यूट्रल आकर जोड़ रहा है यहां पर। तो कहां पर जोड़ते हैं? सदैव फेज और अर्थ के मध्य। वैसे तो दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, फिर भी मिले तो प्रायोरिटी अर्थ को देना। अब एक बार इसको पूरा वापस पढ़ो, सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का, और लगभग 90% है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्या क्या है पहले पढ़ो एक बार। मेगर क्या काम आता है? या तो आप कह दो इंसुलेशन प्रतिरोध, या कह दो हाई रेजिस्टेंस, या फिर कह दो केबल इंसुलेशन प्रतिरोध को मापना है तो अपन हमेशा मेगर का प्रयोग करते हैं। मेगर किस किस का बना होता है? तो मेगर में एक तो अपना शंट जनरेटर होता है अर्थात डीसी जनरेटर होता है, और दूसरा अपना कौन सा ओमीटर? सीरीज ओमीटर। क्या खासियत होती है? जो जनरेटर होता है वो तो शंट होता है और जिसकी सामान्यतः गति कितनी होती है? 160 आरपीएम। जो सीरीज ओमीटर होता है उसकी क्या खासियत होती है? उसका हमेशा पॉइंटर लेफ्ट में क्या होता है? अनंत होता है, और राइट में हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। अब अपने इस डायग्राम को देखकर कुछ पॉइंट लिखे। मेगर में स्टार्टिंग के समय प्रतिरोध पॉइंटर कहां पे रहता है? ऐसा क्यों? क्योंकि ये मेगा ओम के प्रतिरोध को मापता है, और मेगा का मतलब क्या? 10 की घात 6। एक और लिख दो, मेगर का आंतरिक प्रतिरोध सामान्यतः होता है, यहां पे लिख दूं, ये लिख दिया आपने, मेगर का आंतरिक प्रतिरोध, मेगर का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? बोलो। एक, ये समझ आओगे ये क्या लिखा हुआ है? 1 मेगा ओम से अधिक। स्टार करके लिखना। जब भी आपको इंसुलेशन का क्वेश्चन आए और उसका प्रतिरोध पूछे तो आंखें बंद करके हमेशा कर देना कितना होता है? 1 मेगा ओम से अधिक होता है। हो गया। मेगर में स्टार्टिंग के समय पॉइंटर कहां पे रहता है? अनंत पे रहता है। अगर इंसुलेशन खराब है तो मेगर कितनी रीडिंग देगा? अगर मेगर कम रीडिंग देता है तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? बैटरी क्या है? खड़े हो, जो लिख रहा है पेन बाद में रख देना, खड़ा हो जाओ। हाँ, मैं क्या बता रहा था इतनी देर, बताओ मेरे को। आप आगे आ जाओ दोनों। क्या बता रहा था मैं इतनी देर? क्या बता रहा था बताओ मेरे को। अरे वो तो आपको क्या बता रहा था बताओ मेरे को। अरे ये तो लिखना है तो कभी का बोला मैंने, लगभग 10 मिनट पहले बोला होगा। अभी क्या बता रहा था ये बोला मैं तेरे को।
अभी जस्ट मैंने तेरे को खड़ा किया, उससे पहले क्या बता रहा था ये बता। लिखना तो मैंने बहुत पहले मना किया था, लगभग जब मैंने टॉपिक लिखा था तब किया था, जो तेरे को हिंदी समझ में आई नहीं आई। तेरे पापा कौन सी भाषा बोलते हैं या कोई इंग्लिश बोलते हैं? तो हिंदी बोलते हैं, फिर तेरे को हिंदी समझ नहीं आई क्या? क्या बोला मैंने? तो फिर तेरे को कुछ पता चला? कोई बात नहीं, लिख तू बोली, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अब बता मैंने क्या बता रहा था ये बता मेरे को। तो कोई बात, लिखो बोली, मैं कोई मना नहीं करता हूं, लेकिन जब समझ में नहीं आए तो लिखने से कोई फायदा है? पीछे एक किताब दे, इसको दोनों पीछे बैठ जाओ, एक किताब दे दो और दोनों मुंह उधर कर दो। किधर करोगे? उल्टा। और इनको दोनों को किताब दे दो, ले जाओ बैग यहां से। है तो क्या करते? तो तू तो वैसे ही उठा, तेरे को बीच में उठाया ही नहीं, तो मैंने कहा तू भी लिख रहा होगा। हाँ, मैंने तेरे को उठाया भी नहीं, मैंने किसी को देखा था, तू तो अपने आप आया, तो मैंने कहा गलती तो इसकी भी होगी। तो क्या कर रहा था तू भाई? तो तू खड़ा क्यों हुआ फिर? तो उसके बाद भी मैंने कहा, इसने कहा क्यों खड़ा किया, लिख रहा था, तो फिर तेरे को बैठ जाना था ना। तो मेरे को क्या पता तू भी लिख रहा साथ में, जब खड़ा हो गया तो मेरे क्या क्या फर्ज होता है। हाँ, तो तू बैठ, तू अपनी किताब लेकर पीछे उधर मुंह कर पहले तो। या अब आगे से नहीं लिखेगा ना? ठीक है, बैठ जा, ठीक लिखो। तो क्या करूं? और तो जो लिखना बंद नहीं हो तो क्या मतलब है फिर? ये तो करूं, फालतू क्लास में बैठा भी है तो मुंह उधर करे, किताब मैं ला के दे दूंगा तेरे को। जब आपको मैं लिखने का टाइम देता हूं, क्योंकि मैं अपने आप, मैंने कहा ना ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ के यहाँ आपको क्या हो जाए, याद हो जाए। मापांक यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा आपको यहाँ याद करवा दूंगा। अगर नहीं तो फिर ये देखते रहोगे। अगर यहाँ पे डायग्राम में नहीं देखा तो क्या ये पॉइंट आप रटोगे नहीं डायरेक्ट? नहीं तो डायग्राम में देखा है झट, हाँ सही बात है, हमने डायग्राम में देखा था। अब इसको एक बार नोट कर लो। लिखो जल्दी से। इसमें जनरली नहीं पूछते, कोई लोग किसी पूछते पावर फैक्टर मीटर में, इसमें एक ही होती है। नहीं नहीं, इसमें नहीं होती, वो होती है पावर फैक्टर मीटर में। अरे नहीं है, मैं कह रहा हूं तो वो है, तो तू रख दे, लिख दे 3 कोयल होती है, लिख दे इसमें, लिख दे अपने नोट में अलग से लिख दे। हाँ लिख दे इसमें। नीचे लिख दे नोट करके अपने, ठीक है? बाकी किसी को बताना मत, तेरे लिख दे कॉपी में। क्या कह रहे हो? आवेग रिले एसी पर जनरली अपन जानते हैं एकमात्र रिले है जो एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। कौन सी? किसी को पता है? चले वो बहुत डीप है, क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। हाँ, इंपल्स। बाकी जो भी रिले होते हैं सामान्यतः अपन हमेशा एसी पर ही बात करते हैं, ठीक है? इंपल्स रिले होते हैं जिसकी बात करते हैं दोनों पर कार्य करती है। याद हुआ नहीं हुआ यहां का? यहां एक बार पूरा का पूरा लिखो, फिर वापस पढ़ो। देखो जो साथ में लिख रहे हैं, अब बैठे रहोगे क्या मतलब है? ये अमित क्या लिख रहा है? सर जी अलू रिपीट जी, अलू का मतलब क्या होता है? क्या होता है? नहीं, पिछली बार तो मैंने ये समझा कि एल्यूमिनियम लिखा होगा, लेकिन अभी यही लिख रहा है ये पीएमएमसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहां पे लिख दो इसका पॉइंट। हाँ देखो, ये ऐसे पॉइंट आते हैं तब वास्तव में ये बंदा, तो लिखो सिद्धांत। तो ये जो पीएमएमसी मीटर पढ़ते हैं ना, वो वास्तव में एक सिद्धांत होता है। तो मेगर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो लिख दो पीएमएमसी। जैसे अपने पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोइल। अर्थात कभी कभार तो ये आएगा और ये नहीं आए तो ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है। किस सिद्धांत पर काम करता है? मूविंग कोइल, मूविंग आयरन मत कर देना, अंतर हल्का सा यही है। तो मेगर किस सिद्धांत पर काम करता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, यहीं पे लिखना पड़ेगा मेरे को। कहां पे लिखूं? नीचे लिख दो इसके, क्योंकि वहां तो आपके फिर ध्यान नहीं रहेगा। तो लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। मेगर पीएमएमसी अर्थात जिसे अपन कहते हैं मूविंग कोयल। क्या नहीं लिखोगे? मूविंग आयरन मत लिख देना, मूविंग आयरन अलग सिद्धांत होता है। मूविंग कोयल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये आज के समय में एग्जाम में पूछने लगे, पर कार्य करता है। हाँ, वोल्टेज भले लिख दो, वोल्टेज बहुत अच्छा है। वोल्टेज सामान्यतः 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, 1500 वोल्ट, इस प्रकार के वोल्टेज होते हैं।
सामान्यतः जो होता है 500 वोल्टेज से कम वोल्टेज नहीं होते हैं। ये तो लिखो, तो यहां पे लिख दो। गति लिख दी आपने। अब इसमें बात करते हैं वोल्टेज, तो वोल्टेज होता है आपका कौन सा, 500 वोल्टेज से क्या लिखोगे, कम नहीं। 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 1500 होता है, 2500 होता है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला, तो वेरी गुड। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिख दिए यहाँ पर। और आज की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, जहां से आप केवल पीएमएमसी लिख दो, भले इतना ही लिख दो, इसका किस में होती है, पावर फैक्टर मीटर में। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट। ये अपने हो गए कौन से, गुरुजी नियंत्रण बल कौन सा होता है, ये लिखा होगा ना, तो फिर लिखा हुआ पढ़ा ना। नेक्स्ट, अब आगे हेडिंग डालो एसी ब्रिज। तो ये अपने सिंपल सा एक टॉपिक था, कौन सा, प्रतिरोध का मापन। निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए, मध्यम प्रतिरोध को मापने के लिए और हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए, ठीक है ना। अब एक बार इसको पूरा वापस पढ़ो जल्दी से। एक टॉपिक हो गया इसका, एक टॉपिक नहीं, 2 नंबर का आपका जुगाड़ हो गया है। लग रहा है आपको सिंपल, सर ये वोल्टेज कितनी देता है, अरे ये क्या लिखा हुआ यार, दिख रहा है आपको, कितनी वोल्टेज, 500 वोल्ट से कम नहीं। अब ज्यादा कितनी भी हो सकती है, 1000 हो सकती है, 1500 हो सकती है। ये देखो, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ रखा है, आप एक बार देखो तो खरी अंदर से। मेगर में सामान्यतः वोल्टेज कितनी होती है, 500 वोल्ट से कम नहीं, बाकी हमेशा डिपेंड करेगा प्रतिरोध पर। नेक्स्ट हेडिंग डाल दिया आपने, आ जाओ, कौन सा है अपना, एसी ब्रिज। इसको भी आज पढ़ ले या कल पढ़े, कल पढ़े, अभी टेस्ट है ना आपके, तो ठीक है, आप टेस्ट की तैयारी करो। इसको अपन क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक बार इसको वापस पढ़ो, 10 मिनट है आपके पास, फिर मैं वापस पूछूंगा आपको।